इस किताब का नाम सुनते ही दिमाग में डर, विरोध और एक अजीब सी घबराहट पैदा होती है। और यही इस किताब की पहली चाल है। यह आपको आराम देने नहीं आई, यह आपको आपकी बनाई हुई नकली अच्छाई से बाहर खींचने आई है। आप सोच रहे होंगे, क्या यह सच में शैतान की पूजा वाली किताब है? यार, यहीं सबसे बड़ा भ्रम टूटता है। लेखक जिस सेटन की बात करता है वह कोई सिंग वाला राक्षस नहीं है, बल्कि इंसान की वह प्रवृत्ति है जो विद्रोही है, जो पाखंड से नफरत करती है, जो झूठी नैतिकता के खिलाफ खड़ी होती है। लेकिन यह बात सुनना आसान नहीं लगता है ना, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया शैतान मतलब बुराई। बस सवाल खत्म, सोच बंद। आज हम बात करने वाले हैं द सैटेनिक बाइबल बाय एंटोन शैंडोर लावे। यह किताब इंसान के अंदर छिपी उस कड़वी सच्चाई को उजागर करती है जिसे हम सभ्यता, नैतिकता और दिखावे की परतों के नीचे दबाकर जीते रहते हैं। लेखक शुरुआत में ही धर्म, समाज और नैतिकता की उन दीवारों पर चोट करता है जिन्हें हम पवित्र मानकर कभी छूते तक नहीं। वह कहता है कि इंसान मूल रूप से स्वार्थी है, इच्छाओं से भरा है, शक्ति चाहता है, सुख चाहता है, मान सम्मान चाहता है। लेकिन समाज उसे सिखाता है कि त्याग करो, दूसरों के लिए जियो, इच्छाएं बुरी हैं। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी सच में अपनी सारी इच्छाएं छोड़ दी, या सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए संस्कारी बने रहे? यह किताब एक खतरनाक आईना है, क्योंकि इसमें लेखक कहता है द फर्स्ट लॉ ऑफ द जंगल इज किल और बी किल्ड। सीधी, ठंडी, निर्दयी लाइन। लेखक यह नहीं कह रहा कि जाओ और हिंसा करो, वह यह कह रहा है कि दुनिया शक्ति का खेल है। अगर आप मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, सामाजिक रूप से कमजोर रहोगे, लोग आपको इस्तेमाल करेंगे। आपकी अच्छाई को आपकी ताकत नहीं, आपकी कमजोरी माना जाएगा। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह हमारी सीखी हुई हमेशा अच्छे बनो वाली सोच को तोड़ देती है। और अगर आपने इस सच्चाई को समझने से इनकार किया, तो आप हमेशा उन लोगों के नीचे दबे रहोगे जो आपकी भावनाओं का फायदा उठाते हैं। यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा। लेखक बार बार एक बात पर जोर देता है, इंसान जानवर है, बस उसने कपड़े पहन लिए हैं। हम सभ्य दिखते हैं, पर हमारे अंदर वही मूल प्रवृत्तियां हैं, भूख, वासना, लालच, शक्ति की चाह। फर्क सिर्फ इतना है कि हम इन्हें छुपाते हैं और फिर दिखावा करते हैं कि हम बहुत पवित्र हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या अपनी इच्छाओं को मान लेना ही सही है? लेखक कहता है, इच्छाओं को दबाने से वे खत्म नहीं होती, वे विकृत हो जाती हैं, जैसे प्रेशर कुकर में भाप। जितना दबाओगे उतना बड़ा धमाका होगा। अब यह कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। आपने भी अपनी कई इच्छाएं सिर्फ इसलिए दबाई हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे। आपने गुस्सा सहा, अपमान सहा, समझौते किए और बाहर से मुस्कुराते रहे, लेकिन अंदर अंदर कड़वाहट जमा होती गई। लेखक कहता है कि यही दबा हुआ गुस्सा बाद में या तो आपको अंदर से तोड़ देता है या किसी गलत दिशा में फट पड़ता है। यार, कितने लोग हैं जो बाहर से शांत दिखते हैं लेकिन अंदर से जले हुए कोयले जैसे होते हैं। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह किताब आपको मजबूर करती है खुद को नकली अच्छाई के बिना देखने के लिए। लेखक इंडल्जेंस यानी अपनी इच्छाओं को स्वीकारने की बात करता है। वह कहता है सेटन रिप्रेजेंट्स इंडल्जेंस इंस्टेड ऑफ एब्स्टिनेंस। मतलब शैतान प्रतीक है इच्छाओं को दबाने की जगह उन्हें समझने और नियंत्रित तरीके से जीने का। लेखक का तर्क है कि इच्छाओं को पूरी तरह मारना असंभव है। जो लोग ऐसा करने का दावा करते हैं वे अंदर से टूट जाते हैं या पाखंडी बन जाते हैं। लेकिन यहाँ एक खतरनाक मोड़ है। लेखक अंधी लिप्सा नहीं सिखा रहा, बल्कि यह कह रहा है कि अपनी इच्छाओं को पहचानो, उन्हें स्वीकारो और समझदारी से दिशा दो। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए, क्योंकि यह किताब बार बार आपको उसी जगह चोट करेगी जहां आप सबसे ज्यादा असुरक्षित हो। आप खुद को अच्छा इंसान मानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आपकी अच्छाई कहीं डर से तो नहीं बनी? रिजेक्शन का डर, समाज का डर, भगवान के दंड का डर। लेखक कहता है डर पर बनी नैतिकता असली नैतिकता नहीं, वह मानसिक गुलामी है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कई बार सही बात सिर्फ इसलिए नहीं कही क्योंकि बात बिगड़ जाएगी। आपने भी अपने फायदे के खिलाफ फैसले लिए ताकि लोग आपको अच्छा समझें। लेखक इस मानसिकता को सीधी चुनौती देता है। वह कहता है कि खुद को धोखा देकर जीना सबसे बड़ा पाप है, किसी धार्मिक किताब वाला पाप नहीं, बल्कि अपनी क्षमता के साथ धोखा। और यहीं एक और भ्रम टूटता है। हम सोचते हैं कि विनम्र होना महानता है, लेकिन लेखक कहता है कि अत्यधिक विनम्रता कई बार आत्म दमन होती है। अगर कोई आपको बार बार अपमानित करे और आप सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए चुप रहें, तो यह आध्यात्मिक महानता नहीं, यह आत्म सम्मान की हत्या है। सेटन रिप्रेजेंट्स वेंजेंस इंस्टेड ऑफ टर्निंग द अदर चीक। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। इसका मतलब अंधा बदला नहीं है। लेखक कह रहा है कि अगर कोई बार बार आपकी सीमाएं तोड़ रहा है तो सिर्फ सहन करते रहना कमजोरी है।
सीमाएं तय करना जरूरी है, वरना लोग आपको इंसान नहीं, इस्तेमाल की चीज समझने लगते हैं। ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार चलो जाने दो कहकर खुद को छोटा किया है। लेखक कहता है कि इंसान को खुद के सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। हर अपमान को सहन करना आध्यात्मिकता नहीं है। कभी कभी बस अब बहुत हुआ कहना मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी होता है। लेकिन समाज आपको सिखाता है सहते रहो, झुकते रहो, त्याग करते रहो, और धीरे धीरे आप खुद की नजरों में गिरने लगते हैं। यह किताब उस गिरावट को रोकने की कोशिश करती है। अब यहां एक और गहरी बात आती है, जिम्मेदारी। लेखक कहता है कि अगर आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी नहीं लेते और हर असफलता के लिए किस्मत, भगवान या दूसरों को दोष देते हैं, तो आप कभी शक्तिशाली नहीं बन सकते। Satan represents responsibility to the responsible instead of concern for psychic vampires। मतलब जो लोग खुद मेहनत नहीं करते लेकिन दूसरों की ऊर्जा चूसते रहते हैं, उनसे दूर रहो। लेखक उन्हें साइकिक वैम्पायर्स कहता है। ऐसे लोग जो हमेशा रोते रहेंगे, शिकायत करेंगे, लेकिन खुद कुछ नहीं बदलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे, क्या मैं भी ऐसा हूं? अगर आप हर असफलता के बाद कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, तो यह किताब सीधे आपको कटघरे में खड़ा करती है। लेखक कहता है कि शक्ति तब आती है जब इंसान कहता है, हां, गलती मेरी थी और मैं इसे ठीक करूंगा। यह सोच डरावनी है क्योंकि इसमें बहाने नहीं चलते। और सच कहूं, बहाने छोड़ना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि बहाने हमें अस्थायी सुकून देते हैं, लेकिन वही सुकून हमें कमजोर बनाए रखता है। यह किताब बार बार आपके आराम छीनती है ताकि आप अपनी असली स्थिति देख सकें। समझ आई, थोड़ा झटका लगा, दिमाग ने विरोध किया, फिर अंदर कहीं लगा कि बात गलत भी नहीं, यही लेखक चाहता है। वह आपको धीरे धीरे उस मानसिक ढांचे से बाहर निकालना चाहता है जहां आप दूसरों की स्वीकृति के लिए जीते हैं, जहां लोग क्या कहेंगे आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा नियम है। लेखक कहता है, अगर आप हमेशा दूसरों की नजरों में अच्छे बनने की कोशिश करते रहोगे तो अपनी नजरों में कभी मजबूत नहीं बन पाओगे। और यहीं से असली समस्या शुरू होती है, क्योंकि खुद के लिए जीना सुनने में आसान है, लेकिन जब आपको सच में अपने फैसलों की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, तब आपका पुराना डर वापस आएगा और शायद आप फिर वही गलती दोहराएंगे। आपको याद है ना, लेखक बार बार एक बात ठोक कर कहता है कि इंसान को सबसे पहले खुद के प्रति ईमानदार होना चाहिए। सुनने में यह लाइन बहुत सीधी लगती है, लेकिन असल में यही सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि खुद से ईमानदारी का मतलब है अपनी कमजोरियों को देखना, अपने लालच को पहचानना, अपनी झूठी अच्छाई को स्वीकार करना। और सच बताऊं, ज्यादातर लोग यही हार मान लेते हैं। वे सच जानना नहीं चाहते, वे सिर्फ अच्छा महसूस करना चाहते हैं। लेखक कहता है कि धर्म और समाज ने इंसान के दिमाग में गिल्ट यानी अपराधबोध का ऐसा जाल बुना है कि इंसान अपनी प्राकृतिक इच्छाओं को भी गलत समझने लगता है। मैन इज गिल्टी बिकॉज ही इज ह्यूमन। यह लाइन सीधी दिल में चुभती है। लेखक का मतलब है कि इंसान को यह महसूस कराया गया है कि उसकी सामान्य मानवीय इच्छाएं ही पाप हैं। अगर तुम्हें शक्ति चाहिए, पाप। अगर तुम्हें धन चाहिए, लालच। अगर तुम्हें शारीरिक सुख चाहिए, गंदा। यानी इंसान को इंसान होने पर ही शर्मिंदा किया गया है। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह उस पूरी सोच को तोड़ देती है जिस पर पारंपरिक नैतिकता खड़ी है। अब जरा रुककर सोचिए, अगर आपको हर समय यह लगे कि आप गलत हैं, तो क्या आप कभी आत्मविश्वास से जी पाएंगे? यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। लेखक कहता है कि अपराध बोध एक मानसिक हथकड़ी है। जब इंसान को यह यकीन दिला दिया जाता है कि वह अंदर से खराब है, तो वह कभी अपनी पूरी क्षमता से खड़ा नहीं हो पाता। वह हमेशा किसी अदृश्य न्यायाधीश से डरता रहता है, और जो इंसान डर में जीता है, उसे नियंत्रित करना सबसे आसान होता है। अब यह सिर्फ दर्शन नहीं है, यह सत्ता का खेल है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम में से कई लोग अच्छाई इसलिए नहीं करते क्योंकि हम सच में अच्छे हैं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि हमें सजा का डर है। लेखक इस डर आधारित नैतिकता पर हमला करता है। वह कहता है कि अगर इंसान सिर्फ डर की वजह से अच्छा है, तो वह असली अच्छाई नहीं बल्कि मजबूरी है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कई बार सही काम इसलिए किया क्योंकि गलत करूंगा तो पकड़ा जाऊंगा। आपने ट्रैफिक नियम इसलिए माने क्योंकि चालान भरना पड़ेगा। आपने झूठ बोलने से इसलिए परहेज किया क्योंकि इज्जत खराब हो सकती थी। लेकिन अगर कोई देख न रहा हो, तो क्या आप हमेशा वही करेंगे जो सही है? ईमानदारी से बताइए। लेखक इंसान की इसी दोहरी मानसिकता को उजागर करता है। वह कहता है कि असली शक्ति तब आती है जब इंसान डर से नहीं, अपनी समझ से निर्णय लेता है। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि इसमें कोई बाहरी सहारा नहीं होता। न कोई भगवान जो आपकी गलतियां माफ कर देगा, न कोई पवित्र किताब जो हर फैसले का निर्देश देगी। यहां आपको खुद तय करना है कि सही क्या है
गलत क्या है और उसके परिणाम भी खुद झेलने हैं। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि खुद की जिम्मेदारी उठाना भारी पड़ता है। दूसरों को दोष देना आसान है, किस्मत को गाली देना आसान है, लेकिन आईने में खुद को देखना बहुत मुश्किल। लेखक आगे सेल्फ प्रेजर्वेशन यानी आत्म सुरक्षा की बात करता है। वह कहता है कि इंसान का पहला धर्म खुद की रक्षा करना है। अगर कोई स्थिति, रिश्ता या व्यक्ति आपको लगातार मानसिक रूप से तोड़ रहा है, तो वहां टिके रहना महानता नहीं, मूर्खता है। सेटन रिप्रेजेंट्स वाइटल एग्जिस्टेंस इंस्टेड ऑफ स्पिरिचुअल पाइप ड्रीम्स। मतलब काल्पनिक आध्यात्मिक सपनों में खोकर अपनी वास्तविक जिंदगी को बर्बाद मत करो। पहले यह देखो कि तुम यहां अभी इस दुनिया में कैसे जी रहे हो। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह इंसान को कल्पनाओं से निकालकर कठोर वास्तविकता में खड़ा कर देती है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या आध्यात्मिकता गलत है? लेखक पूरी आध्यात्मिकता को नहीं नकारता, लेकिन वह कहता है कि अगर आपकी आध्यात्मिकता आपको कमजोर बना रही है, तो वह आपके खिलाफ काम कर रही है। अगर आप हर दर्द को कर्मों का फल कहकर सहते जा रहे हैं, तो आप अन्याय को बढ़ावा दे रहे हैं। अब यह कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। कितनी बार आपने गलत व्यवहार सहा और खुद को समझाया, चलो भगवान देख रहा है। कितनी बार आपने आवाज उठाने की बजाय चुप रहना चुना? लेखक कहता है कि यह सोच इंसान को निष्क्रिय बना देती है, और निष्क्रिय इंसान हमेशा शक्तिशाली लोगों के नियंत्रण में रहता है। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं, तो आगे मत सुनिए, क्योंकि यह किताब आपको बार बार आपकी सुविधा क्षेत्र से बाहर धकेलेगी। लेखक स्ट्रेंथ यानी ताकत को सबसे बड़ा गुण मानता है, लेकिन यह सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं है, यह मानसिक दृढ़ता है, अपनी बात कहने की हिम्मत है, अपनी सीमाएं तय करने की क्षमता है। वह कहता है कि दया दिखाना अच्छा है, लेकिन अंधी दया आपको कमजोर बना देती है। अगर आप हर उस इंसान पर दया दिखाते रहेंगे जो आपकी अच्छाई का फायदा उठाता है, तो आप खुद को खत्म कर देंगे। सेटन रिप्रेजेंट्स काइंडनेस टू दोज हु डिजर्व इट इंस्टेड ऑफ लव वेस्टेड ऑन इंग्रेट्स। मतलब दया उसी पर करो जो उसका सम्मान करे, अपनी ऊर्जा उन पर बर्बाद मत करो जो कभी कदर नहीं करेंगे। ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार ऐसे लोगों के लिए खुद को थकाया है जिन्होंने कभी आपकी परवाह नहीं की? लेखक कहता है कि यह बलिदान नहीं, आत्म उपेक्षा है। अब यहां एक और बड़ा झटका आता है, आत्म छवि। लेखक कहता है कि इंसान को खुद पर गर्व होना चाहिए। अपनी उपलब्धियों को छुपाना, अपनी ताकत को कम करके दिखाना, यह विनम्रता नहीं, आत्म विश्वास की कमी है। समाज आपको सिखाता है ज्यादा मत चमको, लोग जलेंगे। लेकिन लेखक कहता है, अगर आप अपनी रोशनी खुद ही कम करोगे, तो अंधेरे को कौन हटाएगा? ये बात सुनना थोड़ा असहज करेगा, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया सीधे रहो, सिर झुकाकर चलो। लेकिन लेखक कहता है कि हमेशा सिर झुकाकर चलने वाला इंसान कभी आगे का रास्ता साफ देख ही नहीं पाता। समझ आई पर मन में डर भी आया, अगर मैं बदल गया तो लोग क्या कहेंगे? रिश्ते टूट जाएंगे, लोग मुझे स्वार्थी समझेंगे। यही मानसिक जंग है। लेखक कहता है कि जब इंसान खुद के लिए खड़ा होना शुरू करता है, तो शुरुआत में विरोध होता है। लोग आपको बदलते देख असहज होते हैं, क्योंकि उन्हें आपका पुराना दबा हुआ रूप पसंद था। लेकिन धीरे धीरे वही लोग आपकी सीमाओं का सम्मान करना सीखते हैं। छोटी जीत यहीं से शुरू होती है। पहले आपने ना कहना सीखा, फिर आपने अपनी ऊर्जा बचानी शुरू की, फिर आपने देखा कि मानसिक शांति बढ़ रही है। लेकिन अंदर कहीं अपराध बोध फिर भी उठता है। क्या मैं गलत हूं? यही वह जगह है जहां पुरानी सोच आपको वापस खींचती है। और अगर आप यहां हार गए, तो आप फिर वही बन जाएंगे जो पहले थे, दबे हुए, थके हुए और अंदर से नाराज। लेखक चाहता है कि आप इस मोड़ पर टिके रहें, क्योंकि असली बदलाव असुविधा से होकर गुजरता है। अगर बदलाव आरामदायक है, तो वह बदलाव नहीं, भ्रम है। और यहीं एक खतरनाक सवाल खड़ा होता है। अगर अच्छाई का मतलब खुद को मिटाना नहीं है, अगर विनम्रता का मतलब कमजोरी नहीं है, अगर दया दिखाने से पहले खुद को बचाना जरूरी है, तो फिर आपने अब तक जो अच्छा इंसान बनने का ढांचा बनाया था, क्या वह झूठ पर खड़ा था? और अगर वह झूठ था, तो आपकी पूरी पहचान किस आधार पर खड़ी है? अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो, तो एक बात माननी पड़ेगी, तुम सिर्फ सुन नहीं रहे, तुम भीतर कुछ टूटते हुए भी महसूस कर रहे हो। क्योंकि अब बात और गहरी होने वाली है। अब लेखक इंसान की सबसे छिपी हुई चाहत पर चोट करता है, नियंत्रण की इच्छा। दूसरों पर नहीं, सबसे पहले खुद पर नियंत्रण। लेकिन सच बताऊं, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनके पास आत्म नियंत्रण है, जबकि असल में वे अपनी आदतों, डर, इच्छाओं और दूसरों की राय से नियंत्रित होते हैं। लेखक साफ कहता है कि इंसान खुद को जितना समझदार मानता है, उतना होता नहीं। वह अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए आदर्शवाद का नकाब पहनता है। सेटन रिप्रेजेंट्स अनडिफाइल्ड विजडम इंस्टेड ऑफ हिपोक्रिटिकल सेल्फ डिसीट।
मतलब सच्ची समझ वह है जो पाखंड से मुक्त हो। खुद को धोखा देना बंद करो। लेखक यह कहना चाहता है कि हम अपने बारे में झूठी कहानियां बनाते हैं। मैं बहुत अच्छा हूं, मैं स्वार्थी नहीं हूं, मैं सबके लिए सोचता हूं, जबकि हमारे फैसले अक्सर डर, लालच या स्वीकृति की चाह से निकलते हैं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जैसे ही इंसान मान लेता है कि वह खुद से झूठ बोल रहा था, उसकी पूरी आत्म छवि हिल जाती है और दिमाग को अपनी झूठी छवि टूटना पसंद नहीं। इसलिए लोग सच्चाई से बचते हैं। वे मनोरंजन में भागते हैं, सोशल मीडिया में खो जाते हैं, बेकार की बहसों में उलझ जाते हैं, बस ताकि उन्हें खुद का सामना न करना पड़े। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। लेखक कहता है कि आत्म नियंत्रण का पहला कदम है अपनी असलियत को बिना सजावट देखना। अगर तुम्हें गुस्सा आता है तो उसे धार्मिक शांति कहकर मत छुपाओ। अगर तुम्हें ईर्ष्या होती है तो उसे न्याय की भावना कहकर सही मत ठहराओ। जो है उसे वही मानो। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कई बार अपनी जलन को मैं तो बस सही के लिए खड़ा हूं कहकर छुपाया है। आपने भी किसी की सफलता देखकर भीतर चुभन महसूस की है, लेकिन ऊपर से मुस्कुराए हैं। लेखक कहता है यह दोहरापन इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। जो इंसान खुद के सामने सच्चा नहीं, वह दुनिया में कभी मजबूत खड़ा नहीं हो सकता। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए, क्योंकि आगे की बातें आपके दिमाग को असहज करेंगी। लेखक रिचुअल यानी अनुष्ठानों की बात करता है, लेकिन धार्मिक अर्थ में नहीं। वह कहता है कि इंसान का दिमाग प्रतीकों और भावनात्मक क्रियाओं से गहराई से जुड़ा है। अगर इंसान अपनी भावनाओं को सही दिशा में व्यक्त नहीं करता तो वे अंदर ही अंदर जहर बन जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये अनुष्ठान वाली बात क्या है। लेखक कहता है कि इंसान के भीतर गुस्सा, दुख, बदले की भावना, इच्छाएं, ये सब ऊर्जा की तरह हैं। अगर इन्हें दबाया जाए तो ये मानसिक बीमारी बन सकती हैं। इसलिए वह सिंबॉलिक रिलीज की बात करता है, यानी प्रतीकात्मक तरीकों से भावनाओं को बाहर निकालना। यह कोई जादू नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। यार, इसे ऐसे समझो, जब तुम बहुत गुस्से में होते हो और किसी से खुलकर बात कर लेते हो तो हल्का महसूस होता है। जब तुम रो लेते हो तो भीतर का दबाव कम हो जाता है। लेखक कहता है कि भावनाओं को अभिव्यक्ति चाहिए, उन्हें कैद करके रखना आत्म नाश है। यह बात सुनकर कई लोग डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि भावनाओं को खुलकर जीना मतलब नियंत्रण खो देना। लेकिन लेखक का तर्क उल्टा है। जो अपनी भावनाओं को समझता है और उन्हें दिशा देता है, वही सच में नियंत्रित है। जो उन्हें दबाता है वह अंदर से उनका गुलाम है। अब यह कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। कितनी बार आपने मैं ठीक हूं कहकर अपने दर्द को दबाया है? कितनी बार आपने गुस्सा पी लिया सिर्फ इसलिए कि झगड़ा ठीक नहीं? लेखक कहता है कि दबाई हुई भावनाएं कभी गायब नहीं होती, वे बस रूप बदल लेती हैं। तनाव, चिड़चिड़ापन, आत्म संदेह और कभी कभी आत्म घृणा। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास होने लगता है कि वे सालों से खुद से भाग रहे थे। लेखक कहता है कि इंसान को अपनी अंधेरी भावनाओं से डरना नहीं चाहिए। वे भी इंसानी अनुभव का हिस्सा हैं। उन्हें स्वीकारना कमजोरी नहीं, परिपक्वता है। फिर लेखक एक और संवेदनशील विषय छेड़ता है, शक्ति का आकर्षण। वह कहता है कि इंसान स्वाभाविक रूप से शक्ति की ओर खींचता है। वह शक्तिशाली लोगों को फॉलो करता है, उनकी बात मानता है, उनसे प्रभावित होता है। लेकिन समस्या तब होती है जब इंसान अपनी खुद की शक्ति को पहचानने की बजाय दूसरों की शक्ति का भक्त बन जाता है। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी किसी प्रभावशाली व्यक्ति की हर बात बिना सोचे मानी है? लेखक कहता है कि अंधा अनुसरण इंसान की सोचने की क्षमता को खत्म कर देता है। वह कहता है कि हर इंसान के भीतर नेतृत्व की क्षमता होती है, लेकिन डर और आत्म संदेह उसे दबा देते हैं। Satan represents man as just another animal, sometimes better, more often worse than those that walk on all fours. मतलब इंसान खुद को श्रेष्ठ समझता है, लेकिन अक्सर अपनी सोच और व्यवहार से वह जानवरों से भी बदतर साबित होता है। जानवर पाखंड नहीं करते, वे जैसे हैं वैसे दिखते हैं। इंसान नकाब पहनता है। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह इंसानी अहंकार को तोड़ देती है। हम सोचते हैं कि हम सबसे समझदार प्रजाति हैं, लेकिन लेखक पूछता है, अगर हम इतने समझदार हैं तो इतनी नफरत, युद्ध, धोखा और शोषण क्यों है? समस्या बुद्धि की कमी नहीं, ईमानदारी की कमी है। समझ आई, फिर दिमाग ने बचाव किया, सब ऐसे नहीं होते, मैं अलग हूं, यही मानसिक चाल है। हर इंसान खुद को भीड़ से अलग समझता है, लेकिन व्यवहार वही दोहराता है जो भीड़ करती है। लेखक कहता है कि अगर तुम सच में अलग बनना चाहते हो तो पहले भीड़ की मानसिकता को पहचानो और उससे बाहर निकलो। छोटी जीत यहीं से शुरू होती है। पहले तुमने खुद को देखा, फिर अपनी झूठी अच्छाई पर सवाल उठाया, फिर अपनी भावनाओं को दबाने की बजाय समझना शुरू किया। लेकिन अंदर अभी भी डर है।
अगर मैंने खुद को खुलकर जीना शुरू किया तो लोग मुझे गलत समझेंगे, यह डर असली है। लेखक मानता है कि समाज उन लोगों को जल्दी स्वीकार नहीं करता जो अलग सोचते हैं, लेकिन वह यह भी कहता है कि अगर तुम सिर्फ स्वीकारे जाने के लिए जी रहे हो तो तुम अपनी असली पहचान खो चुके हो। और यहीं एक चुभता हुआ सवाल उठता है, क्या तुम सच में अपनी जिंदगी खुद जी रहे हो या सिर्फ दूसरों की उम्मीदों का किरदार निभा रहे हो? क्योंकि अगर जवाब दूसरा है तो समस्या गहरी है, और अभी जो समझ आया है वह बस शुरुआत है। आगे जो खुलने वाला है वह तुम्हारी बनाई हुई पूरी पहचान को हिला सकता है। अब बात यहां से और खतरनाक मोड़ लेती है, क्योंकि लेखक इंसान की उस भूख को छूता है जिसे हम सबसे ज्यादा छुपाते हैं, मान्यता की भूख। यार सच बताऊं, इंसान रोटी से ज्यादा पहचान का भूखा है। उसे यह जानना होता है कि लोग उसे देख रहे हैं, सराह रहे हैं, उसकी अहमियत है। लेकिन समाज ने इसे अहंकार कहकर ऐसा बदनाम कर दिया कि लोग अपनी इस जरूरत को मानने से भी डरते। लेखक कहता है कि अहंकार दुश्मन नहीं है बल्कि पहचान का केंद्र है। सेटन represents indulgence in pride instead of false humility। मतलब झूठी विनम्रता से बेहतर है अपनी उपलब्धियों पर गर्व करना। अब यह लाइन सुनते ही कई लोगों को लगेगा कि यह घमंड सिखा रही है, लेकिन लेखक घमंड और आत्म सम्मान में फर्क करता है। घमंड वह है जहां आप दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा साबित करते हैं, लेकिन आत्म सम्मान वह है जहां आप अपनी कीमत समझते हैं बिना किसी को छोटा किए। यह बात सुनना थोड़ा असहज करेगा, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया ज्यादा मत बोलो, अपनी तारीफ मत करो, सीधे साधे बनकर रहो। और धीरे धीरे हम अपनी चमक को खुद ही दबाने लगते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है जब हमें खुद अपनी कीमत पर शक होने लगता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कई बार अपनी उपलब्धियों को छोटा करके बताया है ताकि लोग आपको अच्छा इंसान समझें। आपने भी अपनी सफलता छुपाई है ताकि कोई जलन महसूस न करे। लेखक कहता है यह विनम्रता नहीं, यह डर है। अस्वीकृति का डर, नफरत का डर, अकेले पड़ जाने का डर। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे अपनी असली क्षमता को इसलिए दबा देते हैं क्योंकि उन्हें भीड़ से अलग दिखने में डर लगता है। लेकिन लेखक कहता है जो भीड़ में खो जाता है उसकी पहचान मिट जाती है। भीड़ सुरक्षा देती है लेकिन महानता छीन लेती है। यार इसे ध्यान से समझो, अगर तुम हमेशा दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते रहोगे तो एक दिन पाओगे कि तुम खुद को ही भूल चुके हो। तुम्हारी पसंद, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी इच्छाएं सब धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। बचता है तो सिर्फ एक नकली किरदार जो सबको पसंद आता है सिवाय तुम्हारे। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। लेखक कहता है कि इंसान को अपनी पहचान बनाने के लिए थोड़ा स्वार्थी होना पड़ता है। स्वार्थी शब्द सुनते ही लोग चौंकते हैं, लेकिन लेखक इसे अलग नजर से देखता है। वह कहता है कि अगर तुम अपनी जरूरतों को हमेशा आखिरी जगह रखोगे तो तुम अंदर से खाली हो जाओगे, और खाली इंसान कभी किसी और को सच्ची मदद नहीं दे सकता। अब आप सोच रहे होंगे क्या खुद को प्राथमिकता देना गलत नहीं? लेखक जवाब देता है, खुद को प्राथमिकता देना गलत नहीं, दूसरों को नुकसान पहुंचाकर खुद को ऊपर उठाना गलत है। फर्क बहुत बारीक है, लेकिन यही पूरी समझ छिपी है। अब यह कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। कितनी बार आपने कोई बात नहीं कहकर अपनी जरूरतें टाल दी? कितनी बार आपने दूसरों की सुविधा के लिए खुद को असुविधा में डाला? शुरुआत में यह त्याग अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे यह आदत बन जाती है, और एक दिन आप महसूस करते हैं कि आपके भीतर नाराजगी भर चुकी है। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी बिना वजह चिड़चिड़ापन महसूस किया है? लेखक कहता है कि यह दबा हुआ असंतोष है। जब इंसान अपनी इच्छाओं को लगातार दबाता है तो वह बाहर से शांत लेकिन अंदर से विस्फोटक हो जाता है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें एहसास होने लगता है कि वे सालों से दूसरों के लिए जी रहे थे, खुद के लिए नहीं। लेखक इस मानसिक गुलामी को तोड़ने की कोशिश करता है। वह कहता है कि जो इंसान खुद को महत्व नहीं देता, दुनिया भी उसे महत्व नहीं देती। फिर लेखक एक और कड़वी सच्चाई सामने रखता है, सम्मान मांगा नहीं जाता, बनाया जाता है। अगर आप खुद को कम आंकते हैं तो लोग भी आपको हल्के में लेते हैं। दुनिया वैसी ही प्रतिक्रिया देती है जैसा संकेत आप उसे देते हैं। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि लोग हमें समझेंगे, हमारी अच्छाई देखेंगे। लेकिन लेखक कहता है कि दुनिया भावनाओं से नहीं, संकेतों से चलती है। अगर आप हमेशा झुकते हैं तो लोग मान लेते हैं कि आप झुकने के लिए ही बने हैं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कई बार अपनी सीमाएं तय नहीं की। आपने सोचा चलो सामने वाला समझ जाएगा, लेकिन सामने वाला नहीं समझा, और हर बार आपकी चुप्पी ने उसे और साहसी बना दिया। लेखक कहता है कि सीमाएं तय करना स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान है।
सेटन रिप्रेजेंट्स जस्टिस इंस्टेड ऑफ टर्निंग द अदर चीक। मतलब अगर कोई बार आपकी सीमाएं तोड़ता है तो चुप रहना महानता नहीं है। न्याय का मतलब है संतुलन। जो गलत है उसे गलत कहना। समझ आई, लेकिन दिल में डर भी आया। अगर मैंने आवाज उठाई तो लोग छोड़ देंगे, यह डर असली है। लेखक मानता है कि जब इंसान बदलता है तो उसके रिश्ते भी बदलते हैं। कुछ लोग दूर चले जाते हैं क्योंकि उन्हें आपका नया रूप पसंद नहीं आता, लेकिन जो रुकते हैं वे सच में आपकी इज्जत करते हैं। छोटी जीत यहीं से शुरू होती है। पहले आपने अपनी कीमत समझी, फिर आपने ना कहना सीखा, फिर आपने महसूस किया कि मानसिक बोझ हल्का होने लगा। लेकिन अचानक अकेलापन महसूस हुआ, क्योंकि आप अब हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं कर रहे। यही असली परीक्षा है। लेखक कहता है कि अकेले खड़े होने का साहस ही आत्म शक्ति की पहचान है। अगर आप सिर्फ साथ पाने के लिए अपने सिद्धांत छोड़ देते हैं तो आप कभी मजबूत नहीं बन सकते। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए, क्योंकि आगे जो समझ आने वाला है वह आपकी अच्छा इंसान वाली परिभाषा को पूरी तरह तोड़ देगा। लेखक अब अच्छाई और नैतिकता के उस ढांचे पर सवाल उठाता है जिसे समाज ने पवित्र बना रखा है। और यहीं एक खतरनाक सवाल खड़ा होता है, क्या अच्छाई सच में अच्छाई है या सिर्फ एक सामाजिक समझौता जो आपको काबू में रखने के लिए बनाया गया है? क्योंकि अगर अच्छाई का मतलब सिर्फ सहना, झुकना और खुद को मिटाना है तो फिर यह अच्छाई नहीं, एक मानसिक जाल है। और इस जाल से बाहर निकलना आसान नहीं, क्योंकि जैसे ही आप बाहर कदम रखेंगे आपको पहली बार एहसास होगा कि आपने अब तक अपनी असली ताकत को पहचाना ही नहीं। अब बात उस जगह पहुंचती है जहां लेखक अच्छाई और बुराई की पूरी पारंपरिक परिभाषा को उलट देता है। यार, ये वही मोड़ है जहां दिमाग सबसे ज्यादा विरोध करता है, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया यह सही है, यह गलत है, यह पाप है, यह पुण्य है। लेकिन लेखक कहता है, जरा ठहरो, किसने तय किया और क्यों तय किया? क्या हर इंसान की परिस्थिति, मानसिकता और जरूरतें एक जैसी होती हैं? अगर नहीं, तो एक ही नियम सब पर कैसे लागू हो सकता है? यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जैसे ही नैतिकता पर सवाल उठता है इंसान को लगता है कि जमीन खिसक रही है। लेखक कहता है कि पारंपरिक नैतिकता अक्सर ताकतवर लोगों द्वारा बनाई जाती है ताकि समाज नियंत्रित रहे। नियम बुरे नहीं होते, लेकिन अंधी स्वीकृति इंसान को सोचने से रोक देती है। सेटन रिप्रेजेंट्स वेंजेंस इंस्टेड ऑफ टर्निंग द अदर चीक। लेखक यहां फिर उसी विचार को गहराई से रखता है, हर स्थिति में सहनशीलता महानता नहीं है। अगर कोई बार अन्याय कर रहा है और आप सिर्फ इसलिए चुप हैं क्योंकि आपको अच्छा दिखना है, तो यह अच्छाई नहीं, यह डर है। लेखक कहता है कि न्याय का मतलब है संतुलित प्रतिक्रिया। अगर कोई आपको नुकसान पहुंचा रहा है और आप खुद की रक्षा नहीं करते, तो आप अन्याय को बढ़ावा दे रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या बदला लेना सही है? लेखक अंधे गुस्से की वकालत नहीं करता। वह कहता है कि प्रतिक्रिया समझदारी से होनी चाहिए, लेकिन हर अपमान को सहन करना आत्म सम्मान की हत्या है। दुनिया संतों की तरह नहीं चलती, यहां ताकत और स्पष्ट सीमाओं की भाषा समझी जाती है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कई बार अपमान सहा है, सिर्फ इसलिए कि झगड़ा न हो। आपने सोचा, छोड़ो, मैं अलग हूं, लेकिन अंदर कहीं वह घटना अटक गई। फिर वही अटका हुआ दर्द धीरे धीरे कड़वाहट बन गया। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे बाहर से शांत दिखते हैं, अंदर से टूटते रहते हैं। लेखक कहता है, अगर दर्द को स्वीकार नहीं किया गया और उसका समाधान नहीं किया गया तो वह इंसान की ऊर्जा चूसता रहता है। सेटन रिप्रेजेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द रिस्पॉन्सिबल। मतलब अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लो। अगर कोई बार आपको चोट पहुंचा रहा है और आप उसे रोक नहीं रहे, तो कहीं न कहीं आप भी उस दर्द को जारी रहने दे रहे हैं। यह लाइन चुभती है, क्योंकि हम खुद को पीड़ित मानकर सुकून ढूंढते हैं। लेकिन लेखक कहता है, हमेशा पीड़ित बने रहना भी एक मानसिक आदत है। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी अपनी कमजोरी को मेरी किस्मत खराब है कहकर छुपाया है? लेखक कहता है कि यह सोच इंसान को शक्तिहीन बना देती है। जब तक आप खुद को हालात का गुलाम मानते रहेंगे, आप कभी हालात बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि यह हमें बहानों से बाहर खींचती है, और बहाने बहुत आराम देते हैं। वे हमें अस्थायी सुकून देते हैं कि गलती मेरी नहीं थी, लेकिन वही सुकून हमें औसत बनाए रखता है। अब लेखक एक और गहरी परत खोलता है, इंसानी इच्छाओं का सच। वह कहता है कि इच्छाएं दुश्मन नहीं है, वे जीवन शक्ति का हिस्सा है। समस्या इच्छा में नहीं, अंधेपन में है। जब इंसान अपनी इच्छाओं को समझे बिना उनके पीछे भागता है, तब विनाश होता है। लेकिन जब इंसान उन्हें पहचानता है, दिशा देता है, तब वही इच्छाएं प्रेरणा बनती हैं। सेटन रिप्रेजेंट्स वाइटल एग्जिस्टेंस इंस्टेड ऑफ स्पिरिचुअल पाइप ड्रीम्स। मतलब वास्तविक जीवन को जीना सीखो,
काल्पनिक आदर्शों में खोकर खुद को मत भूलो। अगर आपकी आध्यात्मिकता आपको कमजोर बना रही है तो वह आपके खिलाफ काम कर रही है। अब यह कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। कितनी बार आपने अपनी असफलता को भगवान की मर्जी कहकर टाल दिया? कितनी बार आपने कार्रवाई करने की बजाय किस्मत का इंतजार किया? लेखक कहता है कि यह सोच इंसान को निष्क्रिय बना देती है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें एहसास होने लगता है कि वे सालों से अपनी ताकत दूसरों के हाथों में दे रहे थे, कभी किस्मत को, कभी समाज को, कभी भगवान को। लेखक कहता है कि इंसान को अपनी इच्छाओं, अपनी असफलताओं और अपनी गलतियों की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। यह सोच डरावनी है क्योंकि इसमें कोई सहारा नहीं होता, लेकिन यहीं से शक्ति पैदा होती है। समझ आई, फिर मन ने विरोध किया, सब कुछ मेरे हाथ में कैसे हो सकता है? हालात भी तो होते हैं। लेखक हालात से इंकार नहीं करता, लेकिन वह कहता है कि प्रतिक्रिया हमेशा आपके हाथ में होती है। हालात आपको गिरा सकते हैं, लेकिन उठना आपका फैसला है। छोटी जीत यहीं से शुरू होती है। पहले इंसान अपनी सोच बदलता है, फिर अपने फैसलों में स्पष्टता लाता है, फिर धीरे धीरे उसे महसूस होता है कि वह पहले से ज्यादा मजबूत है। लेकिन अंदर का डर अभी भी पूरी तरह गया नहीं, क्योंकि अगर आप सच में जिम्मेदारी ले लेते हैं तो असफलता का दोष भी आपका ही होगा। और यही असली डर है। लोग सफलता चाहते हैं, लेकिन जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। लेखक कहता है, बिना जिम्मेदारी के शक्ति सिर्फ भ्रम है। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए, क्योंकि आगे की समझ आपकी पूरी मैं ऐसा ही हूं वाली सोच को तोड़ देगी। लेखक कहता है कि इंसान बदल सकता है, लेकिन तब तक नहीं जब तक वह अपनी पहचान को पत्थर की तरह पकड़े रहता है। और यहीं एक बेचैन करने वाला सवाल खड़ा होता है, क्या आपकी पहचान सच में आपकी अपनी है या सालों से सुनी हुई बातों का ढेर है? क्योंकि अगर आपकी सोच उधार की है तो आपके फैसले भी उधार के हैं, और अगर फैसले उधार के हैं तो जिंदगी भी आपकी अपनी नहीं है। और यहीं से अंदर एक अजीब सी बेचैनी शुरू होती है, क्योंकि सच्चाई दिखने लगी है, लेकिन उसे पूरी तरह स्वीकार करने की हिम्मत अभी बाकी है। अब कहानी नहीं, सीधे टकराव शुरू होता है, क्योंकि लेखक इंसान की पहचान की जड़ पर वार करता है। यार, हम सब अपने बारे में एक कहानी बनाकर जीते हैं। मैं ऐसा हूं, मेरा स्वभाव ऐसा है, मैं बदल नहीं सकता, मैं तो दिल का बहुत अच्छा हूं। ये जो मैं है ना, यही सबसे बड़ा भ्रम भी हो सकता है। लेखक कहता है कि ज्यादातर लोग अपनी पहचान खुद नहीं बनाते, वे उसे इकट्ठा करते हैं परिवार से, समाज से, धर्म से, असफलताओं से, दूसरों की राय से। और धीरे धीरे वह इकट्ठी की हुई पहचान इतनी भारी हो जाती है कि इंसान उसके नीचे दब जाता है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि पहचान टूटने का मतलब है अंदर की जमीन हिलना। लेखक कहता है कि इंसान अपने विचारों से ज्यादा अपने लेबल से चिपका होता है। मैं शर्मीला हूं, मैं गुस्सैल हूं, मैं कमजोर हूं, ये सिर्फ शब्द नहीं, ये मानसिक दीवारें हैं। और सबसे खतरनाक बात, इंसान इन दीवारों को अपना स्वभाव समझ लेता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी खुद को कई लेबल दिए हैं। कभी किसी असफलता के बाद कहा, मैं ये काम नहीं कर सकता। कभी किसी ने आलोचना की तो आपने मान लिया मुझ में कमी है। लेखक कहता है कि बार बार दोहराई गई बातें इंसान की मानसिक सच्चाई बन जाती हैं। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते, वे अपनी परिस्थितियों को अपनी पहचान बना लेते हैं। अगर बचपन मुश्किल था तो वे मान लेते हैं कि पूरी जिंदगी मुश्किल ही रहेगी। अगर एक बार धोखा मिला तो वे मान लेते हैं कि दुनिया भरोसे लायक नहीं। लेखक इस सोच को तोड़ता है। वह कहता है, इंसान स्थिर चीज नहीं, एक बदलती प्रक्रिया है। लेकिन समस्या यह है कि इंसान अपने पुराने दर्द से चिपका रहता है, क्योंकि वही दर्द उसकी पहचान बन चुका होता है। दर्द से बाहर निकलना मतलब उस पहचान को खो देना। और सच बताऊं, लोग दर्द छोड़ने से ज्यादा पहचान खोने से डरते हैं। सेटन रिप्रेजेंट्स वाइटल एग्जिस्टेंस। लेखक कहता है कि जीवित होना सिर्फ सांस लेना नहीं है। जीवित होना मतलब हर दिन अपनी सोच को अपडेट करना, खुद को नए रूप में ढालना, पुरानी सीमाओं को तोड़ना। लेकिन इंसान स्थिरता में सुकून ढूंढता है, भले वह स्थिरता उसे अंदर से सड़ा रही हो। यह लाइन आपको असहज करेगी, क्योंकि हम में से कई लोग दुखी हैं, लेकिन उसी दुख में सुरक्षित महसूस करते हैं। नई शुरुआत का डर पुरानी तकलीफ से बड़ा लगता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सच में मैं बदल सकता हूं? लेखक कहता है, हां, लेकिन पहले तुम्हें यह मानना होगा कि तुम अभी जहां हो वहां तुम्हारी सोच तुम्हें लेकर आई है। यह स्वीकार करना आसान नहीं, क्योंकि इसका मतलब है दोष देने के लिए कोई और नहीं बचता। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए, क्योंकि सच्चाई यह है कि इंसान को अपनी कमजोरी से लगाव हो जाता है। वह उन्हें ढाल की तरह इस्तेमाल करता है। मैं तो ऐसा ही हूं कहकर वह कोशिश करना बंद कर देता है। अब यह कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। कितनी बार आपने खुद को समझाया
कि मेरे बस की बात नहीं? कितनी बार आपने कोशिश करने से पहले ही हार मान ली? लेखक कहता है कि यह हार हालात से नहीं, सोच से आती है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें एहसास होने लगता है कि वे खुद अपने रास्ते में खड़े थे। लेखक इंसान को मानसिक स्वतंत्रता की तरफ धकेलता है। वह कहता है कि अगर तुम अपनी पहचान खुद नहीं बनाओगे तो दुनिया तुम्हारे लिए पहचान बना देगी और फिर तुम उसी किरदार में फंस जाओगे। सेटन रिप्रेजेंट्स विजडम इंस्टेड ऑफ हिपोक्रिटिकल सेल्फ डिसीट। मतलब खुद से झूठ बोलना बंद करो। अगर तुम्हें शक्ति चाहिए तो मानो कि चाहिए। अगर तुम्हें सम्मान चाहिए तो स्वीकारो। अगर तुम्हें सफलता चाहिए तो उसके लिए मेहनत करने की जिम्मेदारी भी लो। यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि इच्छाओं को स्वीकारना डरावना होता है। हमें सिखाया गया है कि ज्यादा चाहना गलत है, लेकिन लेखक कहता है चाहत ही प्रगति की जड़ है। बिना चाहत के इंसान सिर्फ जीवित रहता है, आगे नहीं बढ़ता। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी खुद की बड़ी ख्वाहिशों को यह कहकर दबाया है कि मेरे जैसे लोग इतना बड़ा नहीं सोचते? लेखक कहता है कि यह सोच मानसिक गुलामी है। इंसान खुद को सीमित कर लेता है ताकि असफलता का जोखिम न लेना पड़े। समझ आई, लेकिन डर भी लगा अगर मैंने कोशिश की और हार गया तो। लेखक कहता है असफलता पहचान नहीं होती, अनुभव होता है। लेकिन हम असफलता को अपनी पहचान बना लेते हैं। छोटी जीत यहीं से शुरू होती है। पहले इंसान समझता है कि उसकी सोच स्थायी नहीं है, फिर वह छोटे छोटे बदलाव करता है, अपनी भाषा बदलता है। मैं नहीं कर सकता की जगह मैं कोशिश कर सकता हूं कहता है। धीरे धीरे मानसिक ढांचा बदलने लगता है, लेकिन पुरानी आवाज अभी भी पीछा करती है। वही डर, वही संदेह, वही पुरानी आदतें, और यही असली संघर्ष है। लेखक कहता है कि मानसिक आजादी एक बार का फैसला नहीं, रोज की लड़ाई है। हर दिन पुरानी सोच आपको वापस खींचेगी, और अगर आप थक कर बैठ गए तो आप फिर उसी पुराने किरदार में लौट जाएंगे। वही सीमित सोच, वही बहाने, वही अधूरी जिंदगी, और शायद आपको कभी एहसास भी नहीं होगा कि आप कुछ और बन सकते थे, क्योंकि सबसे खतरनाक जेल वह है जिसकी सलाखें दिखाई नहीं देती। अब लेखक इंसान की एक और गहरी परत खोलता है, शक्ति का मनोविज्ञान। यार, ये वही जगह है जहां सच सबसे ज्यादा चुभता है, क्योंकि हम सब शक्ति चाहते हैं लेकिन खुलकर मानते नहीं। हम कहते हैं मुझे बस शांति चाहिए, मैं साधारण जीवन चाहता हूं, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अंदर कहीं एक आवाज होती है जो कहती है, काश लोग मेरी बात माने, काश मेरी भी इज्जत हो, काश मैं भी प्रभावशाली बनूं। लेखक इस छुपी हुई इच्छा को पाखंड नहीं, स्वाभाविक मानता है। सेटन रिप्रेजेंट्स पावर इंस्टेड ऑफ सबमिशन। मतलब झुककर जीने से बेहतर है अपनी शक्ति को पहचान कर जीना। अब यह लाइन सुनते ही कई लोग असहज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शक्ति की चाह मतलब घमंड, अत्याचार या दूसरों को दबाना है। लेकिन लेखक शक्ति को अलग नजर से देखता है। उसके लिए शक्ति का मतलब है अपनी जिंदगी पर नियंत्रण, अपने फैसलों की स्वतंत्रता, अपनी सीमाओं की रक्षा। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि झुको, समर्पण करो, सहन करो, यही महानता है। लेकिन लेखक कहता है कि हर समय झुकना इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। जो हमेशा समर्पण करता है वह धीरे धीरे अपनी आवाज खो देता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कई बार अपनी बात इसलिए नहीं रखी क्योंकि सामने वाला ज्यादा प्रभावशाली था। आपने भी चुप रहना चुना ताकि टकराव न हो, लेकिन हर बार की चुप्पी ने आपकी अंदरूनी ताकत को थोड़ा और कम कर दिया। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे शांति और कमजोरी को एक समझ बैठते हैं। लेखक कहता है शांति तब तक मूल्यवान है जब तक वह आत्मसम्मान की कीमत पर न आए। अगर आपकी शांति डर पर टिकी है तो वह शांति नहीं, मानसिक गुलामी है। यार, इसे ध्यान से समझो। अगर इंसान खुद के लिए खड़ा नहीं हो सकता तो दुनिया उसे गंभीरता से नहीं लेती। दुनिया उसी की सुनती है जो अपनी बात स्पष्टता और आत्मविश्वास से रखता है। जो खुद को महत्व नहीं देता उसकी बात भी महत्वहीन मानी जाती है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम में से कई लोग भीतर से खुद को छोटा मानते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी बात उतनी मायने नहीं रखती। लेकिन लेखक कहता है कि यह सोच बाहर की दुनिया ने नहीं, आपने खुद अपने दिमाग में बैठाई है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या शक्ति की चाह गलत नहीं? लेखक कहता है शक्ति की चाह गलत नहीं, शक्ति का दुरुपयोग गलत है। जैसे आग खाना पकाती भी है और घर जलाती भी है, शक्ति भी वैसी ही है। सवाल यह नहीं कि शक्ति अच्छी है या बुरी, सवाल यह है कि उसका इस्तेमाल कौन और कैसे कर रहा है। सेटन रिप्रेजेंट्स विजडम इंस्टेड ऑफ हिपोक्रिटिकल सेल्फ डिसीट। लेखक कहता है कि जो लोग शक्ति की चाह को नकारते हैं वे खुद से झूठ बोलते हैं। वे बाहर से विनम्र दिखते हैं लेकिन भीतर सम्मान और नियंत्रण की इच्छा रखते हैं। यह दोहरापन इंसान को मानसिक रूप से तोड़ देता है। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं
तो आगे मत सुनिए, क्योंकि सच्चाई यह है, शक्ति से भागने वाला इंसान हमेशा किसी शक्तिशाली व्यक्ति के नियंत्रण में रहेगा। अगर आप नेतृत्व नहीं करेंगे तो आपको कोई न कोई नियंत्रित करेगा। अब यह कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। आपने भी कई बार ऐसे लोगों की बात मानी है जिनसे आप भीतर से सहमत नहीं थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे ऊपर थे, पद में, पैसे में या प्रभाव में। लेखक कहता है कि यह मानसिक अधीनता इंसान की सोचने की स्वतंत्रता को खत्म कर देती है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें एहसास होने लगता है कि वे अपनी जिंदगी के फैसले खुद नहीं ले रहे थे, वे बस दूसरों की अपेक्षाओं का पालन कर रहे थे। लेखक शक्ति को आत्म नियंत्रण से जोड़ता है। वह कहता है कि जो खुद की भावनाओं, इच्छाओं और डर पर काबू नहीं रख सकता, वह बाहरी शक्ति संभाल ही नहीं सकता। अगर अंदर अराजकता है तो बाहर का नियंत्रण भी भ्रम है। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी गुस्से में ऐसा फैसला लिया है जिसका बाद में पछतावा हुआ? लेखक कहता है कि यह शक्ति नहीं, कमजोरी है। असली शक्ति ठंडे दिमाग से निर्णय लेने में है। जो इंसान उकसावे में आकर प्रतिक्रिया देता है, वह दूसरों के हाथों की कठपुतली बन जाता है। समझ आई? पहले लगा शक्ति मतलब दूसरों पर राज करना, फिर समझ आया कि असली शक्ति खुद पर राज करना है। छोटी जीत यहीं से शुरू होती है। पहले इंसान अपनी भावनाओं को देखता है, फिर प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना सीखता है, फिर उसे महसूस होता है कि वह पहले से ज्यादा स्पष्ट सोच पा रहा है। लेकिन एक नई समस्या खड़ी होती है। जैसे जैसे इंसान अपनी शक्ति पहचानने लगता है, वैसे वैसे उसके आसपास के लोग असहज होने लगते हैं। जो लोग आपके दबे हुए रूप के आदी थे, उन्हें आपका आत्मविश्वास अहंकार लगता है। यही असली परीक्षा है। लेखक कहता है कि अगर आप दूसरों की सुविधा के लिए खुद को छोटा करते रहेंगे तो आप कभी मजबूत नहीं बन पाएंगे। शक्ति का मतलब है अपने कद को पहचानना, भले ही दूसरों को वह चुभे। यह बात सुनना थोड़ा कठोर लगेगा, लेकिन सच यही है, हर कोई आपके विकास से खुश नहीं होगा। कुछ लोग आपको वहीं देखना चाहते हैं जहां वे आपको नियंत्रित कर सकें। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी बदलाव की कोशिश की होगी और किसी ने कहा होगा, तुम बदल गए हो। यह आरोप नहीं, संकेत है कि आप मानसिक रूप से बढ़ रहे हैं। और यहीं एक बेचैन कर देने वाला सवाल उठता है, क्या आप सच में अपनी शक्ति को स्वीकारने के लिए तैयार हैं या अभी भी दूसरों की स्वीकृति की भीख चाहते हैं? क्योंकि दोनों रास्ते साथ नहीं चल सकते। एक रास्ता आपको मजबूत बनाएगा, दूसरा आपको स्वीकार्य तो बनाए रखेगा लेकिन अंदर से कमजोर करता रहेगा। और फैसला आपको करना है, क्योंकि अगर आपने अपनी शक्ति खुद नहीं पकड़ी तो कोई और उसे पकड़कर आपको चलाएगा। अब लेखक इंसान के भीतर चल रही उस खामोश लड़ाई पर रोशनी डालता है जिसके बारे में लोग खुलकर बात ही नहीं करते, इच्छा और नियंत्रण की टकराहट। यार, हर इंसान के भीतर दो आवाजें होती हैं। एक कहती है जो दिल चाहता है वो करो, दूसरी कहती है रुको, लोग क्या कहेंगे, नियम क्या कहते हैं, तुम्हारी छवि क्या बनेगी। और सच बताऊं, ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी इन दोनों आवाजों के बीच फंसे रहते हैं। लेखक कहता है कि इच्छाओं से भागना समाधान नहीं है। सेटन रिप्रेजेंट्स इंडल्जेंस इंस्टेड ऑफ एब्स्टिनेंस। मतलब इच्छाओं को समझो, उन्हें स्वीकारो, उन्हें दबाकर मत रखो। लेखक का तर्क है कि जो इंसान अपनी प्राकृतिक इच्छाओं को पूरी तरह दबाने की कोशिश करता है, वह अंदर से टूट जाता है। इच्छा दबती नहीं, बस छिप जाती है और फिर किसी गलत समय पर विस्फोट करती है। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि इच्छाएं नियंत्रण में रहनी चाहिए। लेकिन लेखक कहता है कि अंधा दमन और समझदारी भरा नियंत्रण दोनों अलग बातें हैं। दमन इंसान को अपराध बोध देता है, नियंत्रण इंसान को दिशा देता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कई बार खुद को किसी इच्छा के लिए दोषी महसूस किया है। आपने सोचा, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं चाहना चाहिए। लेकिन जितना आपने उसे दबाया, वह उतनी ही ताकत से वापस आई। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे अपनी इच्छाओं को दुश्मन मान लेते हैं। लेखक कहता है, इच्छा दुश्मन नहीं, ऊर्जा है। वही ऊर्जा अगर समझदारी से इस्तेमाल हो तो रचनात्मकता बनती है, महत्वाकांक्षा बनती है, उपलब्धि बनती है। लेकिन अगर वही ऊर्जा दबा दी जाए तो वह कूंठा बन जाती है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर हर इच्छा मान ली जाए तो अराजकता नहीं फैलेगी। लेखक अंधी लिप्सा का समर्थन नहीं करता। वह कहता है कि इंसान को अपनी इच्छाओं का मालिक बनना चाहिए, गुलाम नहीं। फर्क बहुत बारीक है। गुलाम इच्छा के पीछे भागता है, मालिक इच्छा को दिशा देता है। यह बात सुनना थोड़ा भारी लगेगा, क्योंकि इसके लिए आत्म जागरूकता चाहिए। यह आसान है कहना, मैं खुद पर नियंत्रण में हूं, लेकिन सच्चाई तब सामने आती है जब प्रलोभन सामने हो और आप फैसला लेते हैं। अब यह कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। कितनी बार आपने भावनाओं में बहकर फैसला लिया?
कितनी बार बाद में पछतावा हुआ कि मुझे रुक जाना चाहिए था। लेखक कहता है वह नियंत्रण नहीं, आवेग था। सेटन रिप्रेजेंट्स विजडम इंस्टेड ऑफ हिपोक्रिटिकल सेल्फ डिसीट, मतलब खुद से झूठ मत बोलो। अगर तुम किसी लालच में आए थे तो मानो, अगर तुमने गुस्से में गलती की तो स्वीकारो। बहाने बनाकर इंसान खुद को सुधारने का मौका खो देता है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि खुद की कमजोरी स्वीकारना सबसे कठिन काम है। इंसान हमेशा खुद को सही साबित करने में लगा रहता है। लेखक कहता है कि आत्म विकास की शुरुआत तब होती है जब इंसान अपने अंधे हिस्सों को पहचानता है, अपनी इच्छाओं को समझे बिना उनसे लड़ना वैसा है जैसे आंख बंद करके अंधेरे से भागना। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी खुद से कहा है बस ये आखिरी बार, और फिर वही गलती दोहराई है? लेखक कहता है कि यह इच्छाओं की ताकत नहीं, आत्म जागरूकता की कमी है। समझ आई पहले लगा इच्छा मतलब कमजोरी, फिर समझ आया कि अनियंत्रित इच्छा कमजोरी है, लेकिन समझी हुई इच्छा शक्ति बन सकती है। छोटी जीत यहीं से शुरू होती है। पहले इंसान अपनी आदतों को नोटिस करता है, फिर वह प्रतिक्रिया देने से पहले सोचने लगता है, फिर उसे महसूस होता है कि वह धीरे धीरे अपने फैसलों पर पकड़ बना रहा है। लेकिन अंदर की खींचतान अभी खत्म नहीं होती, क्योंकि इच्छाएं तुरंत सुख देती हैं और नियंत्रण लंबी मेहनत मांगता है। इंसान का दिमाग तुरंत सुख की तरफ भागता है, यही असली संघर्ष है। लेखक कहता है कि जो इंसान तत्काल सुख के जाल से निकल जाता है वही दीर्घकालिक शक्ति बना पाता है। यह बात सुनना आसान है, करना मुश्किल। अब यह किरदार नहीं है, ये आप हैं। आपके सामने भी रोज छोटे छोटे फैसले आते हैं, अभी आराम करूं या काम पूरा करूं, अभी गुस्सा निकालूं या शांत रहूं, अभी आसान रास्ता चुनूं या सही रास्ता। यही छोटे फैसले आपकी मानसिक ताकत बनाते या तोड़ते हैं। और यहीं एक चुभता हुआ सच सामने आता है, इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, अपने ही अंदर से होती है। अगर आप खुद पर जीत नहीं पाए तो बाहर की कोई भी जीत स्थायी नहीं होगी, क्योंकि बाहर का दुश्मन कभी कभी आता है, लेकिन अंदर वाला दुश्मन हमेशा साथ रहता है। और अगर आपने उसे पहचानना नहीं सीखा तो वह आपकी हर कोशिश को अंदर ही अंदर कमजोर करता रहेगा। अब लेखक इंसान की सामाजिक नकाबों को एक एक करके उतारना शुरू करता है। यार, हम सब अलग अलग जगहों पर अलग अलग चेहरे पहनते हैं, घर पर अलग, दोस्तों के बीच अलग, ऑफिस में अलग, सोशल मीडिया पर अलग। धीरे धीरे ये नकाब इतने ज्यादा हो जाते हैं कि इंसान खुद भी भूल जाता है कि असली चेहरा कौन सा है। लेखक कहता है यह दोहरापन थकाता है। सेटन रिप्रेजेंट्स मैन एज जस्ट अनदर एनिमल, मतलब इंसान खुद को जितना जटिल और रहस्यमय समझता है उतना है नहीं। उसकी मूल प्रवृत्तियां साफ हैं, लेकिन समाज में स्वीकारे जाने की चाह उसे अभिनय करने पर मजबूर करती है। वह अपनी असली भावनाएं छुपाता है और एक सामाजिक रूप से स्वीकार्य किरदार निभाता है। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग यही अभिनय करके जी रहे हैं। हम मुस्कुराते हैं जब मुस्कुराने का मन नहीं होता, हम सहमति जताते हैं जब भीतर विरोध होता है, हम तारीफ करते हैं जब भीतर ईर्ष्या होती है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कई बार सिर्फ माहौल बचाने के लिए अपने विचार दबाए हैं। आपने सोचा चलो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ा। हर बार आपकी असली आवाज थोड़ी और धीमी हो गई। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे शांति बनाए रखने के लिए अपनी पहचान खो देते हैं। लेखक कहता है कि इंसान को सामाजिक होना चाहिए, लेकिन अपनी असली सोच की कीमत पर नहीं। यार, इसे गहराई से समझो। अगर इंसान हमेशा दूसरों की सुविधा के हिसाब से खुद को ढालता रहेगा तो एक दिन वह अंदर से खाली हो जाएगा। और जब इंसान खुद से ही जुड़ा नहीं रहता तो उसे जिंदगी में किसी चीज से असली संतुष्टि नहीं मिलती। ये बात सुनना थोड़ा भारी लगेगा, क्योंकि इसका मतलब है हमें अपने कई रिश्तों और व्यवहारों पर फिर से सोचना होगा। लेखक कहता है कि हर रिश्ता समान नहीं होता। कुछ रिश्ते ऊर्जा देते हैं, कुछ ऊर्जा खींच लेते हैं। सेटन रिप्रेजेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द रिस्पॉन्सिबल इंस्टेड ऑफ कंसर्न फॉर साइकिक वैम्पायर्स। लेखक साइकिक वैम्पायर्स शब्द का इस्तेमाल करता है उन लोगों के लिए जो लगातार आपकी मानसिक ऊर्जा चूसते रहते हैं। वे हमेशा शिकायत करेंगे, हमेशा पीड़ित बने रहेंगे, लेकिन खुद बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। अब यह कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। आपके जीवन में भी ऐसे लोग हैं जिनसे बात करने के बाद आप थका हुआ महसूस करते हैं। वे हमेशा समस्या बताते हैं, लेकिन समाधान नहीं ढूंढते, और आप दया में, संबंध बचाने में या अच्छा इंसान बने रहने में अपनी ऊर्जा देते रहते हैं। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी ऐसे रिश्तों को सिर्फ मजबूरी में ढोया है? लेखक कहता है दया अच्छी है, लेकिन आत्म हानि की कीमत पर नहीं। हर इंसान आपकी ऊर्जा का हकदार नहीं है। यही लोग वीडियो बंद कर देते, क्योंकि यह स्वीकारना कठिन है कि कुछ रिश्ते बोझ बन चुके हैं। हम भावनात्मक जुड़ाव के कारण सच्चाई देखने से बचते हैं।
लेखक कहता है कि इंसान को अपने सामाजिक दायरे को समझदारी से चुनना चाहिए। हर किसी को खुश करने की कोशिश करना मानसिक थकान का सबसे बड़ा कारण है। समझ आई, लेकिन दिल ने कहा। रिश्ते ऐसे नहीं तोड़े जाते। लेखक रिश्ते तोड़ने की बात नहीं करता, बल्कि सीमाएं तय करने की बात करता है। वह कहता है कि अगर कोई रिश्ता आपको लगातार नुकसान पहुंचा रहा है तो उसमें दूरी बनाना आत्म सम्मान है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कई बार ना कहना चाहा, लेकिन डर गए कि सामने वाला बुरा मान जाएगा। आपने अपनी शांति की कीमत पर संबंध बचाया, लेकिन क्या वह रिश्ता सच में बचा या सिर्फ एक बोझ बन गया? यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। लेखक कहता है, झूठे संबंधों की भीड़ से बेहतर है सच्चे संबंधों की कमी। जो लोग आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करते, वे आपके सम्मान के लायक नहीं। सेटन रिप्रेजेंट्स काइंडनेस टू दोज हु डिजर्व इट। मतलब दया अंधी नहीं होनी चाहिए। हर इंसान आपकी ऊर्जा के योग्य नहीं होता। छोटी जीत यहीं से शुरू होती है। पहले इंसान पहचानता है कि कौन उसकी ऊर्जा बढ़ाता है और कौन घटाता है। फिर वह धीरे धीरे सीमाएं बनाना सीखता है। मैं अभी व्यस्त हूं, मैं इस बात से सहमत नहीं, मुझे यह ठीक नहीं लगता। ये छोटे वाक्य मानसिक ताकत के संकेत हैं। लेकिन जैसे ही आप सीमाएं बनाते हैं, कुछ लोग नाराज होते हैं। यही असली परीक्षा है। जो लोग आपकी कमजोरी के आदी थे, उन्हें आपकी स्पष्टता असहज लगती है। वे आपको बदलता हुआ देख असंतुष्ट होते हैं। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए, क्योंकि सच यह है, हर कोई आपके विकास से खुश नहीं होगा। कुछ लोग आपको वहीं देखना चाहते हैं जहां आप उनके नियंत्रण में रहें। और यहीं एक कड़वा सच सामने आता है। आपकी जिंदगी में कुछ लोग आपको प्यार नहीं करते, वे बस आपके उपयोग के आदी होते हैं। जैसे ही आप उपयोग होना बंद करते हैं, वे आपको बदल गया, स्वार्थी या घमंडी कहने लगते हैं। और सवाल यह है, क्या आप इस्तेमाल होते रहना चाहते हैं या अपनी मानसिक शांति की रक्षा करना चाहते हैं? क्योंकि दोनों साथ नहीं चल सकते। एक रास्ता आपको थका देगा, दूसरा रास्ता आपको अकेला कर सकता है। लेकिन वही अकेलापन आपको अपने असली स्वरूप से मिलाता है, और शायद यहीं से आप पहली बार सच में खुद को जानना शुरू करते हैं। अब लेखक इंसान के भीतर छिपे उस पहलू की बात करता है जिसे समाज सबसे ज्यादा दबाता है, आक्रामकता। यार, आक्रामक शब्द सुनते ही दिमाग में नकारात्मक तस्वीर बनती है, गुस्सा, हिंसा, लड़ाई। लेकिन लेखक कहता है कि आक्रामकता हमेशा विनाशकारी नहीं होती। सही दिशा में वही आक्रामकता आत्म रक्षा बनती है, अन्याय के खिलाफ खड़े होने की ताकत बनती है और अपने अधिकारों की रक्षा का साहस बनती है। समस्या आक्रामकता में नहीं, उसके अनियंत्रित रूप में है। सेटन रिप्रेजेंट्स वेंजेंस इंस्टेड ऑफ टर्निंग द अदर चीक। लेखक फिर वही कड़वा सच सामने रखता है, हर बार चुप रहना महानता नहीं है। अगर कोई आपको बार बार चोट पहुंचा रहा है और आप सिर्फ इसलिए सह रहे हैं क्योंकि आपको सभ्य दिखना है, तो आप भीतर से टूट रहे हैं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमें सिखाया गया है गुस्सा मत करो, शांत रहो, सहन करना सीखो। लेकिन लेखक कहता है कि दबाया हुआ गुस्सा जहर बन जाता है। वह धीरे धीरे आत्म सम्मान को खा जाता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आपने भी कई बार अपमान सहा है, सिर्फ इसलिए कि माहौल खराब न हो। आपने गुस्सा पी लिया, ऊपर से मुस्कुराए, लेकिन अंदर अंदर वह घटना घूमती रही। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे सोचते हैं कि वे शांति बनाए रख रहे हैं, लेकिन वे वास्तव में अपने भीतर एक ज्वालामुखी तैयार कर रहे होते हैं। लेखक कहता है, जो इंसान अपनी सीमाएं नहीं बताता, दुनिया उसे गंभीरता से नहीं लेती। यार, इसे साफ समझो, आक्रामकता का मतलब हर समय लड़ना नहीं है। आक्रामकता का मतलब है अपनी बात स्पष्ट और दृढ़ता से रखना, अपनी सीमा तय करना, बस अब और नहीं कहना। यह बात सुनना थोड़ा असहज करेगा, क्योंकि दृढ़ता को अक्सर बदतमीजी समझ लिया जाता है। लेकिन लेखक कहता है कि जो लोग आपकी स्पष्टता से असहज होते हैं, वे अक्सर आपके झुके हुए रूप के आदी होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, अगर मैंने सख्ती दिखाई तो रिश्ते खराब नहीं होंगे। लेखक कहता है, जो रिश्ते आपकी आत्म सम्मान की कीमत पर टिके हैं, वे पहले से ही कमजोर हैं। सेटन रिप्रेजेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द रिस्पॉन्सिबल। मतलब अगर आप खुद की रक्षा नहीं करेंगे तो कोई और नहीं करेगा। हर बार पीड़ित बने रहना इंसान को मानसिक रूप से निर्भर बना देता है। अब यह कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। कितनी बार आपने अपने साथ गलत व्यवहार को यह कहकर टाल दिया, चलो जाने दो। कितनी बार आपने आवाज उठाने से पहले सोचा, लोग क्या कहेंगे। लेखक कहता है, यह डर इंसान को भीतर से कमजोर बनाता है, और दुनिया कमजोरी पर दया नहीं करती, उसका फायदा उठाती है। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी किसी को सिर्फ इसलिए हां कहा क्योंकि आप ना कहने से डर रहे थे? यही मानसिक समर्पण है। लेखक कहता है कि इंसान को विनम्र होना चाहिए, लेकिन खुद को मिटाकर नहीं। हर बार झुकना इंसान की आत्म
छवि को तोड़ देता है। समझ आई पहले लगा आक्रामकता गलत है, फिर समझ आया कि सीमाएं तय करना जरूरी है। छोटी जीत यहीं से शुरू होती है। पहले इंसान छोटी बातों पर अपनी राय रखने लगता है, फिर धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि लोग उसकी बात को गंभीरता से लेने लगे हैं। आत्म सम्मान बढ़ने लगता है, लेकिन एक नया डर पैदा होता है। अगर लोग मुझे गुस्सैल समझने लगे तो, लेखक कहता है, दुनिया आपको वैसे ही देखेगी जैसा आप खुद को पेश करते हैं। अगर आप शांत लेकिन दृढ़ हैं तो लोग आपकी दृढ़ता को सम्मान देंगे। यही असली संतुलन है, न अंधा गुस्सा, न अंधी सहनशीलता, बल्कि नियंत्रित दृढ़ता। सेटन रिप्रेजेंट्स वाइटल एग्जिस्टेंस इंस्टेड ऑफ स्पिरिचुअल पाइप ड्रीम्स। मतलब कल्पनाओं में आदर्श इंसान बनने की कोशिश छोड़ो, वास्तविक बनो, असली भावनाएं स्वीकारो। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि असली बनना मतलब नकाब उतारना, और नकाब हमें सुरक्षा देते हैं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कई बार सब ठीक है कहा है जब कुछ भी ठीक नहीं था। आपने भी झूठी शांति का अभिनय किया है, लेकिन अभिनय थकाता है। लेखक कहता है, इंसान को अपनी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। गुस्सा आए तो उसका कारण समझो, दुख हो तो उसे महसूस करो। हर भावना एक संकेत है। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए, क्योंकि सच यह है, जो इंसान अपनी भावनाओं को दबाता है वह धीरे धीरे खुद से कट जाता है, और जो खुद से कट जाता है वह कभी मजबूत नहीं बन सकता। और यहीं एक बेचैन करने वाला सच सामने आता है। क्या आप सच में शांत हैं या सिर्फ टकराव से डरते हैं? क्या आप सच में विनम्र हैं या अस्वीकृति के डर से झुके हुए हैं? क्योंकि अगर आपकी शांति डर पर टिकी है तो वह शांति नहीं, एक मानसिक कैद है, और इस कैद से बाहर निकलने के लिए आपको पहली बार अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही आप आवाज उठाएंगे आपको एहसास होगा कि लोग आपकी अच्छाई से नहीं, आपकी चुप्पी से खुश थे, और यही एहसास अंदर तक हिला देता है। अब लेखक इंसान की उस गहरी मानसिक जरूरत पर वार करता है, जिसे लोग अक्सर आध्यात्मिकता का नाम देकर छुपाते हैं, अर्थ की तलाश। यार, हर इंसान अपने जीवन में किसी बड़े मतलब की खोज करता है। वह चाहता है कि उसकी जिंदगी सिर्फ काम, पैसे और दिनचर्या तक सीमित न हो। वह महसूस करना चाहता है कि उसका अस्तित्व किसी खास उद्देश्य से जुड़ा है। लेकिन लेखक यहां एक चुभती हुई बात कहता है। वह कहता है कि कई बार बड़े उद्देश्य की तलाश इंसान को वर्तमान जीवन से भागने का बहाना दे देती है। सेटन रिप्रेजेंट्स वाइटल एग्जिस्टेंस इंस्टेड ऑफ स्पिरिचुअल पाइप ड्रीम्स। मतलब काल्पनिक आध्यात्मिक सपनों में खोकर वास्तविक जीवन की जिम्मेदारियों से मत भागो। यह लाइन सीधी चोट करती है उन लोगों पर जो वास्तविक संघर्षों से बचने के लिए आध्यात्मिकता की आड़ लेते हैं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम में से कई लोग कठिन फैसलों से बचने के लिए जो होगा देखा जाएगा, ऊपर वाला सब ठीक करेगा जैसे वाक्यों में सुकून ढूंढते हैं। लेखक कहता है, यह सुकून अस्थायी है। यह आपको वास्तविक कार्रवाई से दूर रखता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी न कभी मुश्किल हालात में खुद को यह कहकर शांत किया होगा कि किस्मत में यही लिखा था। लेकिन क्या सच में हर असफलता किस्मत होती है, या कई बार वह निर्णय लेने से बचने का तरीका होती है? यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे अपने जीवन की बागडोर खुद पकड़ने से डरते हैं। जिम्मेदारी भारी लगती है, इसलिए वे उसे किसी अदृश्य शक्ति को सौंप देते हैं। लेखक कहता है, यह मानसिक समर्पण इंसान को कमजोर बनाता है। सेटन रिप्रेजेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द रिस्पॉन्सिबल। मतलब अगर आप सोच सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं और कार्रवाई कर सकते हैं, तो जिम्मेदारी भी आपकी है। हर गलती को ईश्वर की इच्छा कहकर टालना आत्म विकास को रोक देता है। यह लाइन खतरनाक है, क्योंकि ये इंसान को बहानों से बाहर खींचती है, और बहाने इंसान के मानसिक आराम का सबसे बड़ा साधन होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या आध्यात्मिक विश्वास गलत है? लेखक विश्वास पर नहीं, अंधे समर्पण पर सवाल उठाता है। वह कहता है कि अगर आपका विश्वास आपको मजबूत बनाता है तो वह उपयोगी है, लेकिन अगर वही विश्वास आपको निष्क्रिय बना देता है तो वह मानसिक जाल है। अब यह कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। कितनी बार आपने कदम उठाने की बजाय इंतजार किया है कि समय ठीक हो जाएगा? कितनी बार आपने कार्रवाई करने की बजाय परिस्थितियों को दोष दिया? लेखक कहता है, समय खुद कुछ नहीं बदलता, बदलाव हमेशा इंसान की कार्रवाई से आता है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह स्वीकारना कठिन है कि हम कई मौकों पर खुद अपनी प्रगति के रास्ते में खड़े थे। लेखक इंसान को वर्तमान क्षण की शक्ति समझाता है। वह कहता है कि जीवन कोई रहस्यमय पहेली नहीं, बल्कि निर्णयों की श्रृंखला है। हर दिन लिए गए छोटे फैसले मिलकर भविष्य बनाते हैं। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी यह सोचकर काम टाल दिया कि कल से शुरू करूंगा? लेखक कहता है, यही टालमटोल इंसान के सपनों को धीरे धीरे खत्म करती है। समझ आई पहले लगा समय सब ठीक करेगा,
फिर समझ आया कि बिना कार्रवाई समय सिर्फ बहाना बन जाता है। छोटी जीत यहीं से शुरू होती है। पहले इंसान अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेने लगता है, फिर वह इंतजार करने की बजाय छोटे कदम उठाता है। धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। लेकिन एक नया डर सामने आता है, अगर मैंने फैसला लिया और वह गलत निकला तो? लेखक कहता है गलत फैसले भी प्रगति का हिस्सा हैं, लेकिन कोई फैसला न लेना सबसे बड़ी गलती है। यह बात सुनना कठिन है, क्योंकि असफलता का डर इंसान को स्थिर बना देता है। वह जोखिम लेने से बचता है और सुरक्षित दायरे में सिमट जाता है। सेटन रिप्रेजेंट्स विजडम इंस्टेड ऑफ हिपोक्रिटिकल सेल्फ डिसीट, मतलब खुद से सच बोलो। अगर तुम डर रहे हो तो मानो। डर को आध्यात्मिक शब्दों में छुपाना समस्या को खत्म नहीं करता। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कई बार मैं सही समय का इंतजार कर रहा हूं कहकर जोखिम लेने से बचा है, लेकिन सच यह है कि सही समय कभी अपने आप नहीं आता। लेखक कहता है जो इंसान अनिश्चितता को स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए, क्योंकि सच्चाई यह है कि सुरक्षित रहने की आदत इंसान को औसत बनाए रखती है। जो हमेशा गारंटी चाहता है वह कभी बड़ा कदम नहीं उठा पाता। और यहीं एक गहरा सवाल खड़ा होता है, क्या आप सच में जीवन का अर्थ खोज रहे हैं या सिर्फ कठिन फैसलों से बचने का बहाना ढूंढ रहे हैं? क्या आपकी आध्यात्मिक शांति सच में शांति है या जिम्मेदारियों से भागने का तरीका? क्योंकि अगर आप कार्रवाई से बच रहे हैं तो समय आपको आगे नहीं ले जा रहा, वह बस आपको वहीं रोके हुए है। और शायद आपको यह एहसास भी नहीं हो रहा कि आपकी सबसे बड़ी रुकावट हालात नहीं, आपकी अपनी निष्क्रियता है। अब लेखक इंसान के भीतर मौजूद उस भावनात्मक अंधेरे की बात करता है जिससे लोग सबसे ज्यादा डरते हैं, नफरत, ईर्ष्या, बदले की भावना। यार, समाज हमें सिखाता है कि ये भावनाएं गलत हैं, इन्हें दबा दो, इनके बारे में सोचो भी मत। लेकिन लेखक कहता है कि इन भावनाओं से भागना उन्हें खत्म नहीं करता, बल्कि उन्हें और खतरनाक बना देता है। वह साफ कहता है इंसान के भीतर अंधेरा है और उसे स्वीकारना परिपक्वता है। सेटन रिप्रेजेंट्स वेंजेंस इंस्टेड ऑफ टर्निंग द अदर चीक, मतलब अगर किसी ने आपको गहरी चोट दी है तो उस दर्द को माफी के नाम पर दबाने की कोशिश मत करो। लेखक अंधी हिंसा नहीं सिखाता, लेकिन वह कहता है कि जब इंसान अपने भीतर की चोट को स्वीकार नहीं करता तो वह भीतर ही भीतर सड़ने लगती है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमें सिखाया गया है माफ करना महानता है। लेकिन लेखक पूछता है, क्या हर स्थिति में माफ करना सच में महानता है, या कई बार यह अपने दर्द को नजरअंदाज करना होता है? अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी न कभी किसी की बात दिल पर ली है, लेकिन ऊपर से कहा कोई बात नहीं। आपने दिखाया कि आपको फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अंदर वह घटना बार बार दोहरती रही। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे अपने दर्द को स्वीकारने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि गुस्सा या नफरत महसूस करना गलत है, लेकिन लेखक कहता है भावनाएं गलत नहीं होती, उनका अनियंत्रित विस्फोट गलत होता है। यार, इसे गहराई से समझो। अगर कोई बार बार आपको चोट पहुंचा रहा है और आप हर बार उसे माफ कर रहे हैं, तो आप सामने वाले को संकेत दे रहे हैं कि आपकी सीमाएं मायने नहीं रखती। यह बात सुनना थोड़ा कठोर लगेगा, लेकिन लेखक कहता है कि हर माफी स्वस्थ नहीं होती। कई माफियां डर से पैदा होती हैं, टकराव के डर से, अकेले पड़ जाने के डर से। सेटन रिप्रेजेंट्स जस्टिस इंस्टेड ऑफ पैसिव एक्सेप्टेंस, मतलब अन्याय को चुपचाप सहना संतुलन नहीं है। न्याय का मतलब है अपनी पीड़ा को स्वीकारना और उसके खिलाफ खड़ा होना। अब यह कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। कितनी बार आपने खुद को समझाया, चलो जाने दो? कितनी बार आपने अपनी भावनाओं को दबाकर दिखावा किया कि सब ठीक है? लेखक कहता है यह दबा हुआ दर्द धीरे धीरे आत्म सम्मान को खत्म करता है। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी किसी को माफ किया, लेकिन भीतर से आज भी वह घटना आपको परेशान करती है? अगर हां, तो वह माफी पूरी नहीं थी, वह सिर्फ दिखावा था। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास होने लगता है कि वे सालों से अपनी असली भावनाओं से भाग रहे थे। लेखक कहता है कि इंसान को अपनी नफरत और गुस्से को समझना चाहिए। वे संकेत हैं कि कहीं कोई सीमा टूटी है। अगर हर दर्द को सब ठीक है कहकर दबाया जाएगा तो इंसान खुद से कट जाएगा। समझ आई, पहले लगा नफरत गलत है, फिर समझ आया कि दबाई हुई नफरत जहर बन जाती है। छोटी जीत यहीं से शुरू होती है। पहले इंसान अपनी भावनाओं को स्वीकारता है, फिर वह समझता है कि किस बात ने उसे चोट पहुंचाई, फिर वह धीरे धीरे अपनी सीमाएं तय करना सीखता है। लेकिन एक बड़ा डर सामने आता है, अगर मैंने गुस्सा दिखाया तो लोग मुझे बुरा समझेंगे। लेखक कहता है अपनी भावनाओं को ईमानदारी से व्यक्त करना बुरा नहीं है, बुरा है उन्हें दबाकर नकली मुस्कान के पीछे छुपाना।
सेटन रिप्रेजेंट्स वाइटल एग्जिस्टेंस इंस्टेड ऑफ स्पिरिचुअल डिनायल, मतलब वास्तविक बनो, अपने अंधेरे हिस्सों से भागो मत। इंसान सिर्फ रोशनी नहीं, अंधेरा भी है। यह बात सुनना आसान नहीं, क्योंकि हम हमेशा खुद को अच्छा देखना चाहते हैं। हम अपने भीतर के अंधेरे हिस्सों को पहचानने से डरते हैं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी किसी की सफलता से ईर्ष्या महसूस की है, कभी किसी के लिए मन में कड़वाहट आई है, लेकिन आपने खुद को समझाया, मैं ऐसा नहीं हूं। लेखक कहता है, खुद को धोखा देना आसान है, खुद को स्वीकारना कठिन। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए, क्योंकि सच्चाई यह है, जो इंसान अपने अंधेरे हिस्सों को स्वीकार नहीं करता, वह कभी पूरी तरह विकसित नहीं हो सकता। इंसान आधा अधूरा रह जाता है। और यहीं एक चुभता हुआ सवाल खड़ा होता है, क्या आप सच में खुद को जानते हैं, या सिर्फ वही चेहरा देखते हैं जो आपको अच्छा दिखाता है? क्या आपकी माफी सच्ची है, या सिर्फ टकराव से बचने का तरीका? क्योंकि अगर आपके भीतर दबा हुआ गुस्सा है तो वह कभी न कभी बाहर आएगा, और तब वह नियंत्रित नहीं रहेगा, और शायद वह उस चीज को भी तोड़ देगा जिसे बचाने के लिए आप सालों से चुप थे। अब लेखक इंसान के दिमाग की उस चालाकी को पकड़ता है जिससे हम खुद को महान समझते रहते हैं, नैतिक श्रेष्ठता का भ्रम। यार, यह बहुत खतरनाक जाल है। इंसान को लगता है कि वह दूसरों से बेहतर है क्योंकि वह अच्छा है, सहिष्णु है, त्यागी है। लेकिन लेखक पूछता है, क्या यह अच्छाई सच्ची है, या सिर्फ खुद को ऊंचा महसूस करने का तरीका? सेटन रिप्रेजेंट्स विजडम इंस्टेड ऑफ हिपोक्रिटिकल सेल्फ डिसीट, मतलब पाखंडी आत्म धोखे से बेहतर है कठोर सच। लेखक कहता है कि कई लोग अच्छाई का इस्तेमाल ढाल की तरह करते हैं। वे खुद को नैतिक रूप से ऊंचा दिखाते हैं ताकि उन्हें अपनी कमजोरियों का सामना न करना पड़े। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग अपने आप को गलत लोगों से अलग मानते हैं। हमें लगता है कि हम दूसरों जितने स्वार्थी नहीं, उतने लालची नहीं, उतने कठोर नहीं। लेकिन सच बताऊं, यह तुलना ही समस्या है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी सोचा होगा, मैं कम से कम उसके जैसा नहीं हूं। यह सोच आपको थोड़ी राहत देती है, लेकिन लेखक कहता है कि यह राहत झूठी, क्योंकि आप अपनी तुलना नीचे देखकर कर रहे हैं, ऊपर देखकर नहीं। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे खुद को सुधारने की बजाय दूसरों की कमियां गिनकर संतुष्ट हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे पहले से बेहतर हैं, इसलिए उन्हें बदलने की जरूरत नहीं। लेखक इस मानसिकता को तोड़ता है। वह कहता है, नैतिक श्रेष्ठता का अहंकार इंसान को आत्म विकास से रोक देता है। जैसे ही इंसान सोचता है मैं सही हूं, उसका सीखना बंद हो जाता है। यह बात सुनना थोड़ा असहज करेगा, क्योंकि हम सभी अपने विचारों से जुड़ाव रखते हैं। हमें लगता है कि हमारी सोच ही सही है। लेकिन लेखक कहता है, अगर इंसान अपनी सोच पर सवाल नहीं उठाता तो वह धीरे धीरे कट्टर बन जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या अपने सिद्धांतों पर विश्वास करना गलत है? लेखक सिद्धांतों के खिलाफ नहीं है, वह अंधे विश्वास के खिलाफ है। सिद्धांत तब तक उपयोगी हैं जब तक वे इंसान को बेहतर बना रहे हैं, लेकिन जैसे ही सिद्धांत इंसान को जिद्दी और बंद दिमाग वाला बना देते हैं, वे रुकावट बन जाते हैं। अब यह कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। कितनी बार आपने बहस में सिर्फ जीतने के लिए बात की है, समझने के लिए नहीं? कितनी बार आपने सामने वाले की बात सुने बिना अपनी बात थोप दी? लेखक कहता है, यह ज्ञान नहीं, अहंकार है। ईमानदारी से बताइए, क्या आपको कभी यह स्वीकारने में कठिनाई हुई है कि आप गलत थे? यही इंसान की असली परीक्षा होती है। गलती स्वीकारना आत्म सम्मान को चोट पहुंचाता है, लेकिन यही विकास का रास्ता खोलता है। सेटन रिप्रेजेंट्स मैन एज जस्ट अनदर एनिमल, मतलब इंसान खुद को महान समझता है, लेकिन उसके व्यवहार में अक्सर अहंकार और स्वार्थ झलकता है। जानवर पाखंड नहीं करते, इंसान करता है। यह लाइन चुभती है, क्योंकि यह इंसान के नैतिक घमंड को तोड़ देती है। लेखक कहता है, खुद को पवित्र समझना आसान है, खुद को ईमानदारी से देखना मुश्किल। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि जैसे ही इंसान को एहसास होता है कि उसकी अच्छाई में भी स्वार्थ मिला हुआ है, उसका आत्म चित्र टूटने लगता है। समझ आई, पहले लगा मैं सही हूं, फिर लगा शायद मैं खुद को ही सही साबित करने में लगा हूं। छोटी जीत यहीं से शुरू होती है। पहले इंसान अपने विचारों पर सवाल उठाता है, फिर वह दूसरों की बात सुनने की कोशिश करता है। धीरे धीरे उसका दृष्टिकोण व्यापक होने लगता है, लेकिन एक नया डर सामने आता है, अगर मैं गलत हुआ तो? लेखक कहता है, गलत होना हार नहीं, सीखने का संकेत है। लेकिन जो इंसान गलत होने से डरता है, वह नया सीखने से भी डरता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी अपनी गलती छुपाने के लिए तर्क दिए होंगे। आपने अपनी छवि बचाने के लिए सच्चाई को घुमा दिया होगा। लेखक कहता है, यह आत्म सुरक्षा नहीं, आत्म धोखा है। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए,
क्योंकि सच्चाई यह है, इंसान को खुद की छवि से प्यार हो जाता है। वह सच की बजाय उस छवि को बचाना चाहता है, लेकिन छवि सच नहीं होती। और जब इंसान सच से भागता है तो वह खुद की संभावनाओं से भी भागता है। और यहीं एक गहरा सवाल खड़ा होता है, क्या आप सच में सही बनना चाहते हैं या सिर्फ सही दिखना चाहते हैं? क्या आप सीखना चाहते हैं या सिर्फ अपनी बात मनवाना चाहते हैं? क्योंकि दोनों रास्ते अलग हैं। एक रास्ता अहंकार को संतुष्ट करता है, दूसरा रास्ता इंसान को विकसित करता है। और अगर आपने सिर्फ अहंकार चुना तो आप वही रह जाएंगे जो अभी हैं, थोड़े संतुष्ट, थोड़े सुरक्षित, लेकिन भीतर से अधूरे। अब लेखक इंसान के उस गहरे डर को पकड़ता है जिसके बारे में लोग खुलकर बात ही नहीं करते, नियंत्रण खोने का डर। यार, इंसान को लगता है कि वह अपनी जिंदगी चला रहा है, अपने फैसले खुद ले रहा है, लेकिन लेखक कहता है, जरा ठहरो, क्या सच में? या तुम सिर्फ परिस्थितियों, आदतों, सामाजिक दबावों और अंदर बैठे डर के हिसाब से बह रहे हो? यह सवाल सुनते ही दिमाग बेचैन हो जाता है, क्योंकि अगर नियंत्रण सच में हमारे हाथ में नहीं है तो हमारी पूरी पहचान हिल जाती है। सेटन रिप्रेजेंट्स विजडम इंस्टेड ऑफ हिपोक्रिटिकल सेल्फ डिसीट, मतलब खुद को झूठी तसल्ली मत दो। अगर तुम्हारी जिंदगी आदतों के ऑटो पायलट पर चल रही है तो यह स्वतंत्रता नहीं है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम सब खुद को स्वतंत्र मानना पसंद करते हैं। हमें लगता है कि हम अपने फैसले खुद लेते हैं, लेकिन लेखक कहता है, अगर फैसले डर, असुरक्षा और सामाजिक दबाव से निकल रहे हैं तो वे सच में आपके नहीं हैं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कई फैसले सिर्फ इसलिए लिए क्योंकि सब ऐसा ही करते हैं। आपने वही पढ़ाई चुनी जो सुरक्षित थी, वही नौकरी चुनी जो स्थिर थी, वही रास्ता चुना जिसे समाज ने सही कहा। लेकिन क्या वह आपका रास्ता था? यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे सुरक्षित जीवन चुनते चुनते अपनी असली चाहत भूल जाते हैं, और फिर एक दिन उन्हें एहसास होता है कि वे जी तो रहे हैं, लेकिन भीतर से संतुष्ट नहीं है। लेखक कहता है, नियंत्रण का भ्रम सबसे खतरनाक है। इंसान सोचता है कि वह सब संभाल रहा है, जबकि असल में उसकी आदतें उसे चला रही होती हैं। यार, इसे ध्यान से समझो। आदतें धीरे धीरे बनती हैं और फिर वही इंसान की पहचान बन जाती हैं। इंसान कहता है, मैं ऐसा ही हूं, जबकि सच्चाई यह है कि वह अपने पुराने पैटर्न का कैदी बन चुका होता है। यह बात सुनना थोड़ा असहज करेगा, क्योंकि इसका मतलब है हमें खुद को नए सिरे से देखना होगा। सेटन रिप्रेजेंट्स वाइटल एग्जिस्टेंस इंस्टेड ऑफ स्पिरिचुअल इल्यूजन, मतलब भ्रमों में मत जियो। अगर तुम असंतुष्ट हो तो मानो, अगर तुम्हें बदलाव चाहिए तो स्वीकारो। अब यह कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। कितनी बार आपने खुद से कहा, मेरी जिंदगी ठीक है, जबकि भीतर बेचैनी थी? कितनी बार आपने अपनी असंतुष्टि को अनदेखा किया क्योंकि बदलाव मुश्किल लगता था? लेखक कहता है, यही आत्म धोखा इंसान को धीरे धीरे भावनात्मक रूप से सुन्न कर देता है। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी सिर्फ इसलिए बदलाव टाल दिया क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है? यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह स्वीकारना कठिन है कि हम सालों से डर के कारण वहीं खड़े हैं। लेखक कहता है, नियंत्रण वापस पाने का पहला कदम है अपनी असहायता को स्वीकारना। यह मानना कि हां, मैं डर के कारण रुका हुआ हूं, कमजोरी नहीं, जागरूकता है। समझ आई? पहले लगा मैं हालात का शिकार हूं, फिर लगा शायद मैं खुद ही अपने डर का कैदी हूं। छोटी जीत यहीं से शुरू होती है। पहले इंसान अपनी आदतों को पहचानता है, फिर वह छोटे छोटे बदलाव करता है। धीरे धीरे उसे महसूस होता है कि उसका आत्मविश्वास लौट रहा है, लेकिन डर अभी भी पूरी तरह नहीं जाता, क्योंकि जैसे ही इंसान नियंत्रण लेने की कोशिश करता है, उसे जिम्मेदारी का बोझ महसूस होता है, और जिम्मेदारी भारी लगती है। सेटन रिप्रेजेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू थे रिस्पॉन्सिबल, मतलब अगर तुम निर्णय लेते हो तो परिणाम भी तुम्हारे होंगे। यही असली स्वतंत्रता है और यही असली बोझ। यह बात सुनना कठिन है, क्योंकि इंसान स्वतंत्रता चाहता है, लेकिन परिणामों की जिम्मेदारी नहीं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी न कभी दूसरों को दोष दिया होगा, परिवार को, समाज को, किस्मत को, लेकिन क्या हर बार दोष सच में उनका था? लेखक कहता है, जब तक इंसान जिम्मेदारी नहीं लेता, वह मानसिक रूप से बच्चा बना रहता है। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए, क्योंकि सच्चाई यह है, नियंत्रण लेने का मतलब है बहाने छोड़ना, और बहाने इंसान के मानसिक आराम का सबसे बड़ा सहारा होते हैं। और यहीं एक गहरी बेचैनी पैदा होती है। अगर मैं सच में जिम्मेदार हूं तो मेरी असफलताओं का कारण भी मैं ही हूं। अगर मेरी हालत का कारण मैं हूं तो बदलने की जिम्मेदारी भी मेरी है। और यहीं दिमाग डरता है, क्योंकि बदलाव का मतलब है पुरानी पहचान को तोड़ना, पुरानी आदतों को छोड़ना और अनिश्चित रास्ते पर कदम रखना। लेकिन अगर आप वह कदम नहीं उठाते तो आप हमेशा यह सोचते रह जाएंगे कि काश मैंने कोशिश की होती। अब लेखक अंतिम और सबसे असहज आईना सामने रखता है, आत्म स्वीकृति का।
यार, पूरी यात्रा के बाद इंसान यहां आकर रुकता है और खुद से पूछता है, मैं असल में हूं कौन? न समाज का दिया नाम, न रिश्तों की पहचान, न पेशे का लेबल, बल्कि वह कच्चा, असली, बिना सजावट वाला मैं। लेखक कहता है, जब तक इंसान खुद को पूरी सच्चाई के साथ स्वीकार नहीं करता, तब तक हर बदलाव अधूरा रहता है। सेटन रिप्रेजेंट्स इंडल्जेंस इंस्टेड ऑफ एब्स्टिनेंस। मतलब अपनी प्रकृति को नकारो मत, जो तुम हो उसे समझो। अपनी इच्छाओं, अपने अंधेरे, अपनी महत्वाकांक्षाओं, अपनी कमजोरियों, सबको देखो। उन्हें दबाकर तुम पवित्र नहीं बनते, बस टूटे हुए बनते हो। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम पूरी जिंदगी खुद का संपादित संस्करण बनाकर जीते हैं। हम वही दिखाते हैं जो स्वीकार्य है, बाकी सब छुपा देते हैं। लेकिन लेखक कहता है, जो हिस्से तुम छुपाते हो वही तुम्हें भीतर से खींचते रहते हैं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी खुद के कुछ हिस्सों को दबाया है, कुछ इच्छाओं को गलत कहकर दफना दिया, कुछ सपनों को मेरे बस का नहीं कहकर छोड़ दिया। लेकिन क्या वे सच में खत्म हुए? नहीं, वे भीतर कहीं जिंदा रहे और धीरे धीरे बेचैनी बन गए। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे सोचते हैं कि खुद को बदलने का मतलब है अपनी असली प्रकृति को मिटाना। लेखक कहता है, असली बदलाव मिटाने से नहीं, समझने से आता है। सेटन रिप्रेजेंट्स विजडम इंस्टेड ऑफ हिपोक्रिटिकल सेल्फ डिसीट। मतलब खुद से ईमानदार बनो। अगर तुम्हें शक्ति चाहिए तो मानो, अगर तुम्हें सम्मान चाहिए तो स्वीकारो, अगर तुम्हारे भीतर गुस्सा है तो उसे पहचानो। यह स्वीकारना कमजोरी नहीं, स्पष्टता है। यार, इसे गहराई से समझो। जिस इंसान को खुद की सच्चाई पता है, उसे दुनिया हिला नहीं सकती। लेकिन जो खुद से ही अनजान है, वह हर आलोचना से टूट जाता है। यह बात सुनना थोड़ा भारी लगेगा, क्योंकि खुद को पूरी तरह देखना आसान नहीं। इंसान अपने अच्छे हिस्सों से प्यार करता है, बुरे हिस्सों से भागता है। लेकिन लेखक कहता है, इंसान आधा अच्छा और आधा बुरा नहीं, बल्कि पूरा इंसान है। अब यह कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। आपने भी कभी खुद को बेहतर दिखाने के लिए अपनी कमजोरियां छुपाई हैं। आपने अपनी छवि बचाने के लिए सच्चाई से बचने की कोशिश की है। लेकिन छवि बचाने से सच नहीं बदलता। ईमानदारी से बताइए, क्या आप अकेले में खुद से पूरी तरह संतुष्ट हैं? अगर नहीं तो समस्या बाहर नहीं है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि खुद से यह सवाल पूछना सबसे मुश्किल है। लेखक कहता है, आत्म स्वीकृति का मतलब खुद को जैसा है वैसा मान लेना नहीं, बल्कि खुद को समझकर जागरूक निर्णय लेना है। समझ आई, पहले लगा खुद को स्वीकारना मतलब हार मान लेना, फिर समझ आया कि यही असली शुरुआत है। छोटी जीत यहीं से शुरू होती है। पहले इंसान खुद को बिना मुखौटे देखता है, फिर वह अपनी ताकत और कमजोरी दोनों को पहचानता है। धीरे धीरे उसे भीतर स्थिरता महसूस होने लगती है। लेकिन एक अंतिम डर बाकी रहता है, अगर मैंने खुद को पूरी तरह स्वीकार लिया तो क्या लोग मुझे स्वीकारेंगे? लेखक कहता है, जो इंसान खुद से संतुष्ट है, उसे बाहरी स्वीकृति की जरूरत कम पड़ती है। सेटन रिप्रेजेंट्स वाइटल एग्जिस्टेंस इंस्टेड ऑफ स्पिरिचुअल इल्यूजन। मतलब काल्पनिक आदर्शों में मत जियो, असली बनो, अधूरे होकर भी सच्चे रहो। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी शायद सालों दूसरों की नजरों में सही बनने की कोशिश की है, लेकिन क्या आपने कभी खुद की नजरों में सही बनने की कोशिश की? अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए, क्योंकि सच्चाई यह है, इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, खुद की स्वीकृति से होती है। जो खुद को स्वीकार लेता है वह मजबूत हो जाता है, जो खुद से भागता है वह हमेशा असुरक्षित रहता है। और यहीं पूरी यात्रा का सबसे कड़वा सच सामने आता है। आपकी जिंदगी को रोकने वाला कोई दुश्मन बाहर नहीं बैठा, ना समाज, न किस्मत, न हालात। सबसे बड़ा अवरोध वही है जिसे आप आईने में रोज देखते हैं। लेकिन जैसे ही आप उस इंसान को बिना डर, बिना झूठ, बिना नकाब के स्वीकार लेते हैं, वहीं से एक नई शुरुआत होती है। एक ऐसी शुरुआत जहां आप अभिनय नहीं करते, आप बहाने नहीं बनाते, आप छुपते नहीं, आप बस सच में जीते हैं। लेकिन अगर आपने खुद को देखने की हिम्मत ही नहीं जुटाई, तो सारी समझ, सारी सीख, सारे विचार सिर्फ शब्द बनकर रह जाएंगे और जिंदगी फिर उसी पुराने ढर्रे पर चलती रहेगी, बिना बदलाव, बिना जागरूकता, बिना असली ताकत के।